मैं तेल अबैब पहुंच गया। मेरी दुल्हन को मालूम था मैं फलां फ्लाइट से आ रहा हूं, लेकिन वह मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए पूछा, खैरियत तो है, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? वो गहरी सांस लेकर बोली, बड़ी उम्र गुजर गई। एक तवील मुद्दत तक इंतजार की सूली पर लटकती रही। आज वो इंतजार खत्म हुआ है। आज पहली बार मैंने दुल्हन का श्रृंगार किया है। पाकिस्तानी रस्म और रिवाज के मुताबिक सुरख जोड़ा पहना है, नाक में नथ और बदन पर जेवरात सजाए हैं। मैं आईने में देखकर खुद को नहीं पहचान रही हूँ। मेरी जान, तुम मुझे तड़पा रही हो। मैं मजबूरी बता रही हूँ कि एयरपोर्ट क्यों ना आ सकी। पाकिस्तानी दुल्हन को देखते ही इसराइली जासूस कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाएंगे। दुरुस्त कहती हो, मुझे पता बताओ, मैं आ रहा हूँ। पता कैसे बताऊं, मुझे खुद अपनी खबर नहीं। आंखें खुली रखने के बावजूद ख्यालों की जन्नत में हूँ। आओ और ख्याल को हकीकत बना दो। आ रहा हूँ, मगर कहाँ हूँ? मजनू सहरा को जाता है, तुम शहर की तरफ आओ और मुझे ढूंढ लो। मजाक ना करो, मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ। जिस यहूदी के मेकअप में हूँ उसके घर जा रहा हूँ। वहां सामान रखकर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। जी चाहता है अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन यहूदी जासूस एयरपोर्ट से हर मुसाफिर का पीछा करते हैं। मुझे उनकी तसल्ली के लिए यहूदी आर्नल्ड के घर जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन अपना पता नहीं बताऊंगी। आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। मुझे ढूंढ लो तो मैं तुम्हारी हूं। प्यार का रास्ता बहुत आसान हो गया था, अब तुम दुश्वार बना रही हो। मैं उस फरहाद अली तैमूर की दुल्हन हूं जो समुद्र की तह में दुश्मनों की आबदोज तक पहुंच जाता है, आसमान की नामालूम बुलंदियों से तारे तोड़ लाता है। मैं तो इसी जमीन पर, इसी शहर में हूं। मुझे ढूंढ निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझ गया, वो आसानी से हाथ नहीं आएगी। मेरे दिल में अपने लिए तड़प और बेचैनी पैदा करती रहेगी। कोई और दुल्हन होती तो उसे तलाश करना कोई मुश्किल ना होता, लेकिन वो सोनिया थी। दोस्त हो या दुश्मन, कोई उसके साय तक भी नहीं पहुंच सकता था। इसराइली हुकूमत में बेवकूफ़ और कमज़ोर अफराद नहीं हैं। यहूदी इतने चालाक और फरेबी हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी अपने मुतालबात के आगे झुकाते रहते हैं। शाहों और शेखों की हरम सराओं में अपनी जासूस औरतें पहुंचा देती हैं। ऐसे मक्कार लोग सोनिया को ढूंढ निकालने में अब तक नाकाम रहे थे। अब उसे ढूंढने की मेरी बारी थी। इसमें कामयाबी की तवक्को कम थी और खुशफहमी ज़्यादा थी कि वह मिल जाएगी। मैंने आर्नल्ड के घर पहुंचकर टैक्सी वाले को रुखसत किया, मुकफ्फल दरवाजे को खोला। आर्नल्ड पेरिस में सरकारी मेहमान था, उसे नज़रबंद रखा गया था। मैं इस घर की चाबियां और सामान ले आया था। वह तन्हा रहता था और आदमी बेजार था, किसी को दोस्त नहीं बनाता था। एक अमेरिकन कंपनी में जनरल मैनेजर था। 1 माह की छुट्टी पर लंदन जा रहा था। मैंने उसे पेरिस में दबोचकर एक प्राइवेट सरकारी जेल में भेज दिया। मैं घर में दाखिल हुआ तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने सामान एक तरफ रखकर रिसीवर उठाया। कंपनी का मालिक डीजे वॉकर बोल रहा था। हेलो मिस्टर आर्नल्ड, मुझे पहचाना? मैंने कहा, हेलो मिस्टर डीजे, मैं आपकी आवाज़ लाखों में पहचान सकता हूँ। उसने पूछा, तुम 1 माह के लिए गए थे लेकिन तीसरे दिन वापस आ गए, खैरियत तो है? वास्तव में बोला, तुम बहुत ही शक्की और ज़ईफ़ुल एतकाद हो, आप कुछ भी कह लें। मैं पेरिस से लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट के हाथे में दाखिल हो रहा था कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये काली बिल्लियां बड़ी मनहूस होती हैं, रास्ता काट कर नहूसत फैलाती हैं। मैंने लंदन जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। यहाँ वापस आ गया हूँ मगर परेशान हूँ। वास्तव वो बोला, तुम मेरी कंपनी के बहुत ही ज़हीन और तजुर्बाकार मैनेजर हो, मगर काली बिल्लियों से डरते हो। बहरहाल कल से ऑफिस अटेंड कर रहे हो? सॉरी, मैं आराम करना चाहता हूँ। उस बिल्ली के रास्ता काटने का कोई नतीजा सामने आने वाला है। जब तक वो नहूसत जाहिर नहीं होगी मैं छुट्टी पर रहूँगा। अच्छा ये तो बता दो, तुमने R14 का फाइल कहाँ रखा है? आपकी अलमारी के तीसरे दराज में है। थैंक यू, आराम करो। परेशानी कम हो जाए तो मुझसे मुलाकात कर लेना। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। कंपनी के मालिक डीजे वॉकर के सामने मेज के दूसरी तरफ इंटेलिजेंस के 2 जासूस बैठे हुए थे। डीजे ने उठकर अलमारी का तीसरा दराज खोला। उसमें से एक जासूस दूसरे रिसीवर से मेरी बातें सुन चुका था। डीजे ने तीसरे दराज से R14 की फाइल निकालकर जासूस के सामने रखते हुए कहा, वह 100% आर्नल्ड है। मैं उसकी एक एक आदत को और उसके मजाज को समझता हूँ। वह मेरी कंपनी की सैकड़ों फाइलों के नाम, नंबर और उनके रखने की जगह को खूब याद रखता है। दोनों जासूस मुतमईन होकर रुखसती मुसाफिया करके चले गए। मैं अपनी जगह हाजिर होकर इस घर को अंदर से अच्छी तरह देखने लगा। वहाँ की हर चीज़ को देखकर कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, मैंने सोनिया को बताया कि किस तरह मेरे मुतालिक इंक्वायरी हो रही है। उसने कहा, होशियार रहो, यहूदियों को पूरा यकीन है कि निकाह पढ़वाने के बाद तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, इसीलिए इस मुल्क में हर आने वाले के पीछे जासूस लगे हुए हैं। बेहतर है कुछ दिनों तक मेरे पास आना भूल जाओ। मैंने कहा, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाए और दुश्मन रास्ते की दीवार बन जाए, फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आज ही रात आऊँगा। वो मुस्कुराने लगी। मैंने वहाँ से ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर जनरल टायर के दिमाग में पहुँचा। इसराइली हुकूमत और फ़ौज में अहम तब्दीलियाँ हुई थीं। चंद आला हुक्काम और फ़ौज के आला अफसरान योगा के माहिर थे। उन्होंने ऐसे इंतजामात किए थे कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उन्हें ट्रैप नहीं कर सकता था। जनरल टायर जैसा ओहदेदार अब महज एक नुमाइंदा था। वो हमारी बातें मौजूदा हुकाम तक पहुँचाता था। मैं खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ने लगा।
मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उसके पास पहुंच रही थी। एक रिपोर्ट में आर्नल्ड का भी जिक्र था और लिखा हुआ था कि आर्नल्ड ने खुद को असली साबित किया है और कंपनी के मालिक ने उसकी जमानत ली है। यानी अब मुझ पर शुबा नहीं किया जा रहा था और मेरे पीछे रहने वाले जासूस अब दूसरी फ्लाइट के मुसाफिरों को चेक करने गए थे। जनरल की सोच ने बताया कि वो मौजूदा हुक्मरानों से कभी टेलीफोन के जरिए रब्ता करता है और कभी उनके जलास में यूं शरीक होता है कि कोई उसके सामने नहीं आता। वह हुकाम टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं, यानी गोल्डन ब्रेन्स के तरीकों पर रब्ता करते और गुफ्तगू करती हैं। वो आजकल सोनिया के मुतल्लिक राय कायम कर रहे थे कि वो तेल अबैब में नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में नहीं है, यहाँ से जा चुकी है। 3 माह का अरसा कुछ कम नहीं होता। इस अरसे में पुलिस और फौज के जवानों ने और सुराग रसानों ने उसे घर घर तलाश किया था, किसी फर्द को नहीं छोड़ा था। हर एक से उसकी शनाख्त पूछी थी। वो सोनिया से भी पूछकर और उसे अच्छी तरह टटोल कर गुजर गए थे, उसे पहचान नहीं पाए थे। अब उनका ख्याल था कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन यह अंदाजा था, यकीन नहीं था। आदमी सोचने को तो सोच लेता है कि मौत अभी उसके पास नहीं है, खुशफहमी कहती है वो जिंदा रहने के लिए आया है, जबकि मौत जिंदगी के साथ साथ चलती है। आदमी सोता है तभी उसके सराहने जागती रहती है। यहूदी अकाबरीन खुशफहमी में मुब्तला नहीं थे। वो भी सोचते थे कि सोनिया अगर नहीं है तो फिर नहीं है, और अगर है तो फरहाद जरूर उसके पास आएगा, बल्कि आ चुका होगा। जनरल टायर के ख्यालात पढ़ते रहने के दौरान हमें अपने एक नुकसान का पता चला। हमने टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन को इसराइली हुकूमत से छीन लिया था और उसे एक खुफिया अड्डे में छुपा रखा था। उसकी निगरानी बाबा साहब के इदारे के 2 जासूस किया करते थे। पता चला जे मॉर्गन फिर यहूदियों के जाल में फंस गया है। मैंने जनरल की सोच में सवाल किया, जे मॉर्गन को कैसे ट्रैप किया गया था? उसकी अपनी सोच ने कहा, पहले तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मौजूदा हुक्काम और आला अफसरान मुझसे अहम बातें छुपाती हैं। 1 माह पहले पापा डूक भी मेरे दिमाग में नहीं था। एक साबका हाकिम के जरिए मौजूदा हाकिम से रब्ता करता था। वो हाकिम अचानक मर गया, तब से वो मेरे दिमाग में आता है। उसके और हाकिम की गुफ्तगू से पता चला कि जे मॉर्गन का ब्रेन ऑपरेशन हो गया है। उसकी आवाज़ और लहजा बदल गया है, शायद उसका चेहरा भी बदल चुका है। मैंने पूछा वो पकड़ा कैसे गया था? जवाब मिला, जे मॉर्गन शराब पीने क्लब में आया था, एक हसीना में दिलचस्पी ले रहा था। उसने लड़कियों के इंचार्ज को उसकी फीस अदा की, फिर उसे लेकर क्लब के बाहर आया। अपनी कार की तरफ जाते हुए कुछ ऐसी बातें बुड़बुड़ाने लगा जिन्हें सुनकर पापा डूक चौंक गया। इस वक्त पापा डूक एक आला हाकिम के जरूरी काम से वहां आया था। वो मॉर्गन को बदले हुए चेहरे के बायस पहचान न सका, लेकिन दिमाग में पहुंचकर उसकी असलियत मालूम कर ली। जनरल से ये बातें करते ही मैं बाबा साहब के इदारे के एक जासूस के दिमाग में आकर बोला, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वह सलाम करते हुए बोला, जनाब, मैंने टीवी स्क्रीन पर आपको एक शख्स की जुबान से बोलते सुना था। आपकी वापसी पर सारी दुनिया हैरान है। मेरी बातें रहने दो, ये बताओ मॉर्गन कहाँ है? जनाब, वो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ था, फिर भी हम उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। किसी खतरे के वक्त उसे तय खाने में पहुंचा देते थे, फिर उसे ऊपर ले आते थे। लेकिन वह बंगले की 4 दीवारी में रहते रहते बेजार हो गया था। कई बार बाहर जाने की जिद कर चुका था। हमारे रोकने टोकने के बायस एक दिन अचानक कहीं चला गया। हम उसे आज तक तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला। मैं जनरल के दिमाग में वापस आया। दरअसल मॉर्गन के मामले में हमने कोताही की थी। हमें चाहिए था कि हम उसे इसराइल से निकालकर फ्रांस के किसी शहर में पहुंचा देते। वहां वो कैनी पॉल और मिकी मैथ्यू की तरह महफूज रहता। लेकिन हम दिन रात मुख्तलिफ मामलात में मसरूफ रहे। मॉर्गन को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मामला हमेशा कल पर टालते रहे, गोया हमने उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। अब वो दुश्मनों के साए में पहुंचकर अहम हो गया था। कोई चीज़ गुम हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन वो दूसरे के हाथ लग जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। मॉर्गन के उधर जाने से दुश्मन की कुव्वत में इजाफा हो गया था। मैं बड़ी देर तक जनरल के ख्यालात पढ़ता रहा। उसके दिमाग से एक नुकसान की इतला मिली थी, लेकिन एक फ़ायदा भी पहुंच गया। मैं उसके दिमाग से वापस आना चाहता था। उसी लम्हे एक अजनबी की बातें सुनाई दी। वो जनरल से कह रहा था, हेलो मिस्टर टायर, मैं आला हुक्काम और जिम्मेदार फौजी अफसरान से ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जनरल ने कहा, मैं अभी तुम्हारा पैगाम पहुंचाता हूँ। वो टेलीफोन के जरिए तमाम हुक्काम और फौजी अफसरान से कहने लगा कि पापा डूक किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। कोई 1 घंटे के अंदर तमाम यहूदी काबरीन एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो गए। उनके दाएं बाएं और सामने की दीवारों पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन थे, जिन पर जनरल टायर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इस वक्त वो पापा डूक का नुमाइंदा बना हुआ था और पापा डूक उसकी जुबान से कह रहा था, मैं नहीं जानता कि मेरा माजी क्या था और मैं कौन था। आप लोगों ने बताया कि मैं आबा अजदाद के ज़माने से यहूदी हूँ और इसराइल मेरा वतन है। यह भी मालूम हुआ कि मैं मौत के मुंह में जा रहा था। आप लोगों ने मेरी जान बचाई और मुझे ये नई जिंदगी दी, और नई जिंदगी देकर मौत का यह पैगाम भी सुनाया कि एक सोनिया नाम की औरत मेरी जान की दुश्मन है। इसी तरह फरहाद नामी एक शख्स भी मुझे मार डालना चाहता है। ये सोनिया और फरहाद अभी एक दूसरे से दूर है, लेकिन जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक जगह पहुंच जाती हैं, तो फिर इन्हें किसी की मौत बनने से कोई नहीं रोक सकता। फौज के एक आला अफसर ने कहा, हम उन दोनों को कभी एक जगह इकट्ठा नहीं होने देंगे। पापा डूक ने कहा, सॉरी सर, मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक आपके सुराग रस्सान सोनिया तक नहीं पहुंच पाए। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये ख्याल कायम किया जा रहा है कि वह इस मुल्क से चली गई है,
वह तमाम आला ओहदेदारान स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। वो बोल रहा था, आप ही लोगों ने मुझसे कहा था कि वो मुझे जान से मार डालने की कसम खा चुकी है, फिर कसम खाने वाली क्यों जाएगी? आप लोगों के बयान के मुताबिक वो गजबनाक औरत है और ऐसी औरत कसम पूरी किए बगैर नहीं जाएगी। एक हाकिम ने कहा, भाई तुम कमारे हो, असल बात नहीं समझ रहे हो। हम समझाते हैं, सोनिया फरहाद की दीवानी थी। अब निकाह पढ़वाने के बाद दीवानगी और बेकरारी उसे फरहाद के पास ले गई होगी, बल्कि ले गई है। सर, जब एक तीर से दो शिकार हो सकती हैं और जब वो यहाँ एक जगह रहकर सुहाग रात भी गुजार सकती हैं और मेरी जान भी ले सकती हैं, तो फिर फरहाद यहाँ आएगा, बल्कि आ चुका होगा। एक फौजी अफसर ने कहा, तुम ऑपरेशन से पहले भी दिलेर थे, आज भी दिलेर हो। कद्यावर पहाड़ हो, फिर बुजदिलों की तरह क्यों डर रहे हो? मैं बुजदिल नहीं हूं, उन दोनों की टांगें चीर कर फेंक सकता हूं, लेकिन वो अंधेरे के तीर हैं, कहीं से भी अचानक शब खून मार सकती हैं। मैं उनकी मक्कारियों से वाकिफ नहीं हूं। जब तक मैं संभलने की कोशिश करूं तब तक वो क्यामत की चाल चल चुके होंगे। एक ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। एक छोटे से हौज की मछली बनकर रहूंगा तो वो हौज में हाथ डालकर मुझे पकड़ लेंगे। मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक फैली हुई दुनिया में जाऊंगा तो कोई मुझे पहचान सकेगा, ना पकड़ सकेगा। एक हाकिम ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? मैं सिर्फ मुल्क छोड़ूंगा, आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करता रहूंगा। नहीं, मुल्क के बाहर रहोगे तो बाहरी मामलात में उलझते रहोगे। तो फिर यहाँ तो सिर्फ सोनिया और फरहाद से खतरा है। यहाँ से बाहर की दुनिया में कहीं अली तैमूर और सानी सोनिया है, कहीं पारस और जोजम, और कहीं मरीना जैसी खतरनाक बला है। मैं बलाओं से और मौत से नहीं डरता, सिर्फ हराम मौत मरना नहीं चाहता। मेरी छठी इस कहरिया खतरा है। मेरे अंदर यह अंदेशा मुस्तहकम हो रहा है कि आज रात कुछ होने वाला है। अगर मैं गाफिल रहा और कोई एहतियाती तदबीर नहीं की तो वो दोनों मेरी मौत के जश्न के साथ सुहागरात मनाएंगे। एक हाकिम ने कहा, तुम्हारे पास गैर मामूली जहानत है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करो, लेकिन मुल्क छोड़ने की बात ना करो। दूसरे हाकिम ने कहा, अगर तुम्हारी छठी ही संदेशों में मुब्तला कर रही है तो तुम यरूशलेम, हैफा या किसी दूसरे शहर में चले जाओ। वहां रहकर तुम हमारा कोई काम ना करो। जनरल टायर से भी दिमागी राब्ता ना रखो, मगर अपने ही मुल्क में रहो। सर, आप लोग मुझे सूरत से पहचानते हैं, मेरा पता ठिकाना जानते हैं। मैं मौजूदा रिहाइशगाह को छोड़कर कहीं भी जाऊंगा तो मेरी निगरानी करने वाले जासूस आप लोगों को मेरी नई रिहाइशगाह का भी पता बता देंगे। एक आला हाकिम ने पूछा, क्या तुम्हें एतराज़ है? क्या तुम हमसे छुप कर रहना चाहते हो? यही एक एहतियाती तदबीर है। खुदा न खास्ता आप में से कोई बीमार पड़ जाए, किसी हादसे में जख्मी हो जाए तो फरहाद आपके दिमाग से सीधा मेरी शारक तक पहुंच जाएगा। मौजूदा हालात में ये एक माकूल तरीका है। मैं आप लोगों से छुपने के बावजूद आप सबके दिमागों में रहा करूंगा, या जनरल के जरिए राब्ता रहा करेगा। फौजी अफसर ने कहा, यह बहस खत्म करो। तुम अपने मुल्क के सिपाही और अपने अफसरान के अहकामात के पाबंद। अफसरान का हुक्म सिपाही को ख्वाह कितना ही गलत लगे उसे तामील करना पड़ती है। लिहाजा मेरा हुक्म है, तुम मुल्क से बाहर नहीं जाओगे। हम पर एतमाद करो, हम सोनिया और फरहाद को कभी तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देंगे। इंसान बड़ी बड़ी तदबीरें सोचता है, उन पर अमल भी करता है। योगा के माहिर फौजी अफसरान ने यकीनन पापा डू की हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम किए होंगे, लेकिन पापा डू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा करने वाले एक ज़बरदस्त गलती कर रहे थे। आखिर इंसान थे, गलती हो ही जाती है। वह बेचारे अपनी अपनी आवाज़ मुझे सुना रहे थे। ठीक है कि मैं उनके दिमागों में पहुंच नहीं सकता था और किसी हथकंडे से उन्हें एसाबी कमजोरी में मुब्तला नहीं कर सकता था। इसीलिए तो वो सब मुतमईन थे, ये समझ ही नहीं सकते थे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये तमाम बातें बताने के लिए सोनिया के दिमाग में आया। उसने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि सलमान वहाँ पहले से मौजूद था। उससे शिल्पा और इवान रास्का के मुतल्लिक बता रहा था। सोनिया ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, यह तुमने अच्छा किया कि इवान रास्का को मरीना के हवाले कर दिया। हम उस लड़की का ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद हासिल करते रहेंगे। मैंने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और ना ही उसे मुखातिब किया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर लिबास तब्दील किया, जुराबें पहनी, फिर बाहर आकर गैराज से आर्नल्ड की कार निकाली। उसमें बैठकर वहां से रवाना हुआ। शाम हो रही थी और मैंने सोनिया से आज रात विसाले यार का वादा किया था। यह कोई बच्चों की आंख मचोली नहीं थी कि मैं पलक झपकते ही उसे ढूंढ निकालता। पिछली मरतबा 2 माह तक इस शहर में रहकर मैं कभी उसका ठिकाना मालूम नहीं कर सका। अब शाम से रात तक भला क्या कर सकता था? जब कुछ नहीं कर सकता था तो फिर कार में बैठकर कहाँ जा रहा था? मैंने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए, क्योंकि सलमान जा चुका था और वो मेरे आते ही सांस रोकने वाली थी। उसने मजाक उड़ाने के अंदाज में पूछा, दुल्हा साहब क्या कर रहे हो? अपनी दुल्हन के पास आ रहा हूं, वो हंसते हुए बोली। पुल सरात से भी गुजर कर आओगे तो मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन तुम्हारा दिल कह रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा। इसीलिए बदन पर अभी तक सुरख जोड़ा और जेवरात सजे हुए हैं। जी नहीं, दुल्हन इसलिए बनी हुई हूं कि मेरा दुल्हा शहर में आया हुआ है। मैंने सोच रखा है बेचारा नाकाम रहेगा तो सुबह से पहले मैं ही उसके पास पहुंच जाऊंगी। मेरी मगरूर दुल्हन, तुम मेरे पास पहुंचो और मैं तुम्हारे पास ना पहुंच पाऊं, यह सरासर फरहाद अली तैमूर की इंसल्ट है। चलो दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूं। मैंने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी, कार से उतरकर अहाते के फाटक को खोला, तेजी से चलता हुआ बरामदे में आया, फिर कॉल बेल के बटन को दबाया।
वो एकदम से चौंक कर बोली, फरहाद जरा ठहरो, कोई मेरे दरवाजे पर आया है। कॉल बेल की आवाज़ आ रही है। मेरी जान, हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि चेहरे बदले हुए हैं। दरवाज़ा खोलोगी तो एक अजनबी को पाओगी, वो अजनबी मैं हूं, चलो दरवाज़ा खोलो। वो बेयकीनी से बोली, नहीं तुम यहाँ कैसे पहुंच सकते हो? कैसे पहुंच गया हूं यही देखने के लिए सामने आ जाओ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए दस्तक दे रहा हूं, ये लो सुनो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनते ही यकीन हो गया। वो फौरन ही दौड़ती हुई आई, फिर एक झटके से दरवाजे को खोल दिया। मुझे सवालिया नजरों से तकने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में भी हूं और तुम्हारे सामने भी। मैंने ये कहते हुए अंदर आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर मेरे सीने पर एक घुंसा मारते हुए पूछा, मक्कार कहीं के, जल्दी बताओ यहां तक कैसे पहुंचे हो? मैंने उसे खींचकर बाजू में भर लिया, फिर कहा, सलमान तुम्हें शिल्पा और इवान रास्का के मुतल्लिक बता रहा था। यह मेरे लिए बेहतरीन मौका था, तुम मुझे महसूस नहीं कर रही थी। मैंने तुम्हारे चोर ख्यालात से यहाँ का पता मालूम कर लिया। मानती हो कि मैंने तुम्हें दरियाफ्त कर लिया है? वो मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, इतनी उम्र गुजरने तक शादी नहीं की थी, चुपचाप तुम्हारा इंतजार करती रही थी और ये अच्छी तरह समझती थी कि इतनी बड़ी दुनिया में एक फरहादी मुझे दरियाफ्त कर सकता है। मैं उसके शादाब चेहरे पर झुकने लगा। वो अचानक ही तड़प कर अलग हो गई, फिर मेरा हाथ पकड़कर खींचा और एक तरफ दौड़ती हुई बोली, खतरा है। एकदम से मेरे लहू में गर्मी दौड़ गई। मैं सुहागरात की खुशियां लूटने आया था और दुश्मन हमें लूटने खसूटने आ गए थे। पता नहीं मेरे मुकद्दर में ठींगा क्यों लिखा हुआ था। सोनिया हमेशा दुल्हन बनते बनते रह जाती थी। मैं उसके साथ दौड़ता हुआ बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक कमरे में आया। सोनिया ने दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर को घुमाकर उल्टा कर दिया। इसके साथ ही मेरे सामने दीवार दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हम दीवारों के दरमियानी खला से गुजरकर एक तारीख हिस्से में पहुंचे। उसने एक स्विच ऑन किया, रोशनी हो गई। हम एक तारीख राहदारी में थे। वहां भी एक दीवार से उल्टी तस्वीर लगी हुई थी। सोनिया ने दोनों हाथों से उसे पकड़कर घुमाते हुए सीधा किया तो दीवार का एक हिस्सा सरकता हुआ आया और दूसरे हिस्से से इस तरह मिल गया कि चोर रास्ता बंद हो गया। हम सीढ़ियां उतरकर एक तय खाने में आए। वहां 2 कमरे थे। सोनिया ने कहा, मैं अभी आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई, दरवाजे को बंद कर लिया। मैं उसे गले लगाते वक्त ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, बल्कि जज्बात में बहता हुआ अपनी रिहाइशगाह से यहाँ आया था। यह सच है कि आदमी जज्बात में अंधा हो जाता है। मैं भी अंधा हो गया था, अपने पीछे आने वालों को ना देख सका। मैं मुतमईन हो गया था कि यहाँ के जासूस मुझे आर्नल्ड समझ रहे हैं। अब पता चला कि ऐसा नहीं था। मैं उन्हें झांसा दे रहा था और वो झांसा देकर मुझे ही सोनिया तक पहुंचने वाली सीढ़ी बना चुके थे। वह दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर आई तो दुल्हन का सुरख जोड़ा उतर चुका था। उसने जीन्स जैकेट और कैनवस के जूते पहन लिए थे। मैंने करीब आकर उसके बाजुओं को थाम कर पूछा, क्या तुम मेरे नसीब में नहीं हो? वो मेरे शाने पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारी हूं, लेकिन अभी मजबूरी है। वो लोग चोर रास्ते का सुराग लगा सकते हैं, यहां से फौरन चलो। हम एक दूसरे का हाथ थामकर तेजी से चलते हुए एक सुरंग में दाखिल हुए, फिर झुककर दौड़ते हुए वहां से गुजरने लगे। बड़ी लंबी सुरंग थी। टॉर्च की रोशनी में रास्ता आगे और आगे बढ़ता ही जा रहा था। अंदाजा हो रहा था कि हम एक तवील फासला तय करते हुए इस इलाके से दूर जा रहे हैं जहां सोनिया की रिहाइशगाह थी। आखिर वह सुरंग खत्म हो गई। हम इसके आखिरी सिरे पर जीने चढ़ते हुए एक तंग राहदारी में आए। सोनिया ने दीवार पर लगे हुए एक बटन को दबाया। चोर दरवाजा खुल गया। हम एक गैराज में पहुंच गए। सोनिया ने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, दरवाजा खोलो। मैंने गैराज का दरवाजा खोल दिया। वो कार ड्राइव करती हुई बाहर आई। मैं दरवाजे को दोबारा बंद करके उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। हम एक छोटे से बाजार में थे। तमाम दुकानें खुली हुई थीं। वहां कोई हमें पहचान नहीं सकता था। हम अपने असली रूप में नहीं थे। अगर कोई पुलिस या फौज का अफसर हमें रोकने टोकने के लिए आता तो हम उससे निमट लेते। अब तो यहूदियों को यकीन हो चुका होगा कि सोनिया और फरहाद तिल अबैब में मौजूद हैं। जो लोग मेरा ताकुब करते हुए सोनिया की रिहाइशगाह तक पहुंचे थे और हमें वहां नहीं पाया था, उन्होंने ट्रांसमीटर के जरिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को इतला दी थी। चीफ ने फौज के नए जनरल को बताया कि आर्नल्ड एक रिहाइशगाह में पहुंचा था। एक औरत ने उसके लिए दरवाजा खोला था। जब सुरागरसा वहां पहुंचे तो आर्नल्ड उस औरत के साथ बंद मकान से गायब हो गया था। ये रिपोर्ट पहुंचते ही नए जनरल आर्मस्ट्रांग ने हुक्म दिया कि शहर की नाकाबंदी करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। रेडियो टीवी के जरिए और गश्त करने वाले फौजियों की जुबान से शहरियों को आगाह किया जाए कि वो फौरन घरों में चले जाएं और अपने दरवाजे खुले रखें। फौज के जवान हर घर में जाकर वहां के फैमिली मेंबर्स को चेक करेंगे। हमने कार रेडियो के जरिए इतला सुनी। सोनिया ने कार को एक रिहायशी इलाके की तरफ मोड़ते हुए कहा, मालूम करो क्या वो सुराग रसा हमारे तय खाने तक पहुंच गए हैं? मैंने कहा, जनरल टायर के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची है। वैसे जदीद आलात के जरिए वो तय खाने का सुराग लगा सकते हैं। वो बोली, देखो सड़कें और गलियां खाली हो रही हैं, हम भी इस कार में नहीं रह सकेंगे। उनका मकसद यही है कि हम खाली रास्तों और गलियों से गुजरते हुए पकड़े जाएं या फिर किसी घर में जाकर पना लें। उसने कार एक गली में रोक दी। मैंने उसके साथ उतरते हुए देखा। गली के आखिरी सिरे से फौजियों का एक ट्रक आ रहा था। हम दौड़ते हुए दूसरी गली में आए। फिर वहां से छुपकर देखा। वो फौजी ट्रक कार के पास आकर रुक गया। एक अफसर और 4 फौजी जवानों ने ट्रक से उतरकर हमारी कार में झांक कर देखा, फिर उसके चारों पहियों की हवा निकाल कर चले गए। मैंने सोनिया से कहा, वो चाहते हैं हम मजबूर होकर किसी मकान या इमारत में पनाह लें। अब वो जदीद आलात के जरिए हर मकान में तय खानों का सुराग लगाएंगे।
वो हमारे छुपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए ज़मीन तंग हो रही है। हम वहां से दौड़ते हुए और छुपते छुपाते कई गलियां अबूर करने के बाद एक मैदान की तरफ आए। वहां एक बहुत बड़ा सर्कस लगा हुआ था। उसके अहाते से मर्द और बच्चे बाहर आ रहे थे। स्पीकर के जरिए कहा जा रहा था, हंगामी हालात के पेश नज़र कर्फ्यू लगाया गया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि फौरन अपने घर में पहुंच जाएं। 1 घंटे बाद जो भी रास्ते या गलियों में नजर आएगा उसे गोली मार दी जाएगी। मैं और सोनिया सर्कस से निकलने वालों की भीड़ में शामिल हो गई। वो बाहर आ रहे थे। हम उनके दरमियान छुपते हुए सर्कस के खेमे में चले गए। तमाशाइयों की भीड़ कम हो रही थी। आसपास के खेमों में औरतों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं। सर्कस में तमाशे दिखाने वाली कोई औरत इस खेमे में भी आ सकती थी जहां हम छुपे हुए थे। फिर यही हुआ। कदमों की आवाज करीब आ रही थी। हम फौरन ही खेमे की दूसरी तरफ से बाहर आ गए। अंदर आने वाले एक मर्द की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, जब से शादी हुई है हमने सुकून से सुहागरात नहीं मनाई। आधी रात तक तमाशा दिखाने के बाद मेरे पास आती हो तो थकन से चूर रहती हो। जरा खामोशी रही। फिर एक औरत बोली, ओहो क्या करते हो, ये सर्कस का लिबास है, जरा बदलने दो। मैंने और सोनिया ने एक दूसरे को हसरत से देखा। खेमे के अंदर सुहागरात की मुसर्रतें थी और हमें मुसर्रतों की कोई जमीन नहीं मिल रही थी। हम वहां से रेंगते हुए जरा दूर आए। फौज के कुछ जवान सर्कस गैलरी के अंदर जा रहे थे। कुछ उन खेमों की तरफ फैल रहे थे जहां से हम आ रहे थे। हम किसी भी लम्हे में पकड़े जा सकते थे। हाथी सलाखों से बंधे हुए थे। उनके बाद कई घोड़े कतार में बंधे खड़े थे। दूर तक सूखी घास फैली हुई थी। हम उन जानवरों के पीछे छुपते हुए शेरों के आने पिंजरे के करीब आ गए। दूर से 2 मुसल्लह फौजी आते हुए दिखाई दिए। हम फौरन घास पर लेट गए। फिर लुढ़कते हुए एक शेर के पिंजरे के नीचे आ गए और बड़ी फुर्ती से अपने ऊपर घास डाल ली। ऊपर शेर, नीचे हम और कुछ फासले पर मुसल्लह फौजी जवान थे। वाकई हमारे लिए जमीन तंग थी और आसमान दूर था। फौजियों के टॉर्च की रोशनी इधर से उधर जा रही थी। एक आध बार शेर के पिंजरे के पास से भी गुजरी। हमारे और शेर के दरमियान मजबूत लोहे की जाली थी। जाली पर लकड़ी का तख्ता बिछा हुआ था जिस पर शेर टहल रहा था। वह फौजी जवान करीब आ गए। उसी वक्त शेर हमारे लिए मुसीबत बन गया। जिस तख्ते पर वो टहल रहा था उसकी लकड़ी एक जगह से जरा टूटी हुई थी। मैं मुंह पर से घास हटाकर उन फौजियों की पोजीशन मालूम कर रहा था। ऊपर से शेर ने टहलते हुए उस टूटे हुए तख्ते से झांक कर मुझे देख लिया। देखते ही उड़ाने लगा। मैंने फौरन अपने ऊपर घास बराबर कर ली। अच्छी तरह छुप गया, लेकिन वो देख चुका था। तख्ते पर पांव मारकर नीचे देखते हुए धाड़ने लगा। कमबख्त एक बेजुबान जानवर हमें गिरफ्तार कराने पर तुल गया था। मैंने घास हटाकर देखा। वो दोनों फौजी एक लाइटर से सिगरेट सुलगा रहे थे। मैंने पास पड़ी हुई एक पतली सी लकड़ी उठाई। फिर तख्ते के शगाफ में डालकर लकड़ी के सिरे को शेर के मुंह पर मारा। वो एकदम से भड़क गया। गुस्से में धाड़ता हुआ आहनी सलाखों से टकराने लगा। दोनों फौजी उछलकर पीछे चले गए। एक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे ये हमें कच्चा चबा जाएगा। दूसरे ने कहा, यार मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये पिंजरे से निकल आया है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उसे धाड़ते हुए देखा। फिर वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। जब वो जरा दूर निकल गए तो हम लुढ़कते हुए पिंजरे के नीचे से निकले। फिर दौड़ते हुए दूसरे शेर के पिंजरे के नीचे लुढ़क गए। अपने ऊपर घास डाल ली। फिर मैंने सोनिया के दिमाग में आकर कहा, क्या खूब सुहागरात है, हमारा अंजाम देखकर कोई शादी नहीं करेगा। वह मुस्कुराती हुई करवट बदलकर मेरे करीब हो गई। वह जिस हद तक करीब हुई उससे ज्यादा कुर्बत का मौका नहीं था, क्योंकि ऊपर शेर था, नीचे सूखी घास। हमारी जरा सी हरकत से घास में सरसराहट की आवाज होती और हल्की सी आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनी जा सकती थी। लिहाजा हम जितनी शराफत से लेटे हुए थे उतनी शराफत दुनिया के किसी मियाँ बीवी में नहीं हो सकती। वही इशारे से बोली, दिमाग में आओ। मैं उसके अंदर पहुंचा। उसने कहा, ख्याल ख्वानी करो, जनरल टायर के अलावा किसी और अहम ओहदेदार के दिमाग में जाओ। मैंने कहा, तुम्हारे पास आने से पहले मैं जनरल के जरिए उन हुक्काम और फौजी अफसरान की आवाज़ें सुन चुका हूं जो योगा के माहिर हैं। उनकी आवाज़ें सुनकर कुछ हासिल ना होगा। वह हसास दिमाग रखने वाले सांस रोक लेंगे। उनमें से 2-4 ऐसे होंगे जो 2-4 घंटे बाद अपने दिमागों में मुझे खुशामदीद कहेंगे। क्या तुमने उनकी दिमागी कमजोरी के लिए कोई चाल चली है? मैंने कोई चाल नहीं चली। क्या तुम इस बात से मुत्तफिक हो कि हुकूमत के बड़े बड़े पेचीदा मसाइल में उलझने वाले हुक्काम किस कदर जहनी परेशानी में मुब्तला रहते होंगे? मैं मानती हूँ दुनिया के 90% हुक्मरान वक्त पर खाना नहीं खाते, वक्त पर सो नहीं सकते। वैसे खाना तो किसी वक्त भी खा लिया जाता है, लेकिन नींद रात को किसी वक्त भी नहीं आती। दूसरी सुबह नए कामों के लिए चाको चौबंद रहने के लिए सोना जरूरी होता है और सोने के लिए नींद की दवा लाजमी। वो बोलते बोलते चौंक गई। फिर बोली, ओ गॉड, मैं समझ गई। तुम इंतजार कर रहे हो कि आधी रात तक यहाँ के कुछ हुक्काम ख्वाब आवर दवाएं इस्तेमाल करके सो जाएं और तुम्हारी ख्याल ख्वानी के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दें। हाँ, नींद की दवाएं दिमाग को ज़रा कमज़ोर करके सुला देती हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस हाकिम ने दवा इस्तेमाल किया और वो तुम्हें महसूस नहीं करेगा? ज़रा सब्र करो, अभी तुम देख लोगी। क्या पहले से बता दोगे तो सस्पेंस नहीं रहेगा? ये बात नहीं है। अभी 2 जवान यहाँ से जाते हुए बातें कर रहे थे। मैं उनके जरिए किसी अफसर के दिमाग में जगह बनाऊंगा। मैं उसके लहजे को सोचता हुआ उसके अंदर पहुंच गया। वो अपने अफसर से कह रहा था, हम खेमों में और पिंजरों के आसपास देखते आ रहे हैं
वो दोनों ऐसी खुली जगह आकर नजरों से छुप नहीं सकते। वो यहाँ नहीं है। अफसर ने कहा, वो अभी नहीं है, लेकिन कहीं से भटकते और भागते हुए आ सकती हैं। रात 2 बजे तक खुली आंखों से पहरा देते रहो। 2 बजे के बाद दूसरे जवान ड्यूटी पर आ जाएंगे। उसने जेब से एक छोटी बोतल निकाली, फिर उसे खोलकर गटागट 2-4 घूंट पिए। कभी तो यूं लगता है जैसे दुश्मन खुद ही मेरे लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पीने वालों का सवाल है तो इसे महज इत्तफाक या तकदीर की मेहरबानी ना समझी जाए। तकदीर मेरे सामने पीने वालों को नहीं लाती। इस मुल्क में पीने वाले इतने हैं कि उनकी भीड़ में ना पीने वाले परहेजगार मुश्किल से नजर आती हैं। योगा के माहिरीन भी खास तकरीबात में दिल खोल कर पीते होंगे, लेकिन आजकल परहेज करते होंगे। बहरहाल मैं शराब के साथ उसके अंदर पहुंच गया। वो अपनी एक जीप और ट्रक में फौजी जवानों को लेकर आया था। ट्रक वापस चला गया था। रात के 2 बजे दूसरे ड्यूटी करने वाले जवानों को पहुंचाया जाना था। मैंने उसकी सोच से मालूम किया कि वो अपने कितने अफसरान को करीब से जानता है और कौन उसकी तरह बेला नागा पीता है। वो सोचने लगा, सभी पीते हैं। कोई काम की ज्यादती के बायस होश में रहने के लिए थोड़ी थोड़ी पीता है, कोई मदहोश हो जाने के लिए ज्यादा पी लेता है। वो अपनी ड्यूटी से बेजार हो रहा था। शराब के साथ किसी हसीना की जरूरत महसूस हो रही थी। अगर कर्फ्यू ना लगाया जाता तो किसी के साथ अपनी जीप में ऐश भी करता और ड्यूटी भी जारी रहती। मैंने उसकी सोच में कहा, सर्कस में करतब दिखाने वाली हसीनाओं की यहाँ कमी नहीं। मैं यहाँ से किसी को अपने क्वार्टर में ले जा सकता हूँ। उसकी सोच ने कहा, मैं कितनी देर से यही बात सोच रहा हूँ, लेकिन ड्यूटी छोड़कर जाऊंगा तो। मैंने उसकी बात पूरी नहीं सुनी। समझ में आ गया कि वो सिर्फ ड्यूटी की वजह से मजबूर है। मैंने सोनिया को उसके बारे में बताया। वो बोली, उसे शराब के साथ शबाब चाहिए। मैं उसे उल्लू बनाऊंगी, सलमान को बुलाओ। मैंने उसे बुलाया। सोनिया ने कहा, फरहाद, तुम एक फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा रही हैं। तुम उसके दिमाग में रहो। वो कोई गड़बड़ करना चाहे तो दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लेना। उसने कहा, मैं यही करूंगा। आप कहाँ हैं सिस्टर? शेर के कदमों में। शेर रह रहकर धाड़ रहा था। सलमान ने कहा, वाकई एक नहीं कई शेरों की आवाज़ सुन रहा हूँ। मैंने कहा, हम शेरों के पिंजरे के नीचे छुपते फिर रहे हैं, मेरे पास आओ। वो मेरे पास आया। मैंने उसे फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर सोनिया के पास आकर बोला, अब जा सकती हो। वो लुढ़कती हुई पिंजरे के नीचे से निकल गई। इत्मीनान से चलती हुई उसकी तरफ जाने लगी। उसने आहट सुनकर घूमते हुए देखा, डांट कर कुछ कहना चाहता था, फिर हसीन औरत को देखकर चुप हो गया। जब वो करीब आई तो उसने पूछा, क्या सर्कस में काम करती हो? हाँ, तमाशे दिखाती हूँ, तुम भी तमाशा देखो। अपने एक जवान को बुलाओ और मेरे साथ चलो। सलमान ने अफसर के दिमाग में रहकर उसे हुक्म की तामील पर मजबूर किया। उसने एक जवान को बुलाकर कहा, मेरे पीछे चले आओ। वो सोनिया और अपने अफसर के पीछे चलता हुआ शेरों के पिंजरे के करीब से गुजरने लगा। मैंने पीछे से गर्दन दबोच ली। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो मुंह से आवाज निकालने के काबिल नहीं रहा था। सोनिया अफसर से पूछ रही थी, यह तमाशा कैसा लग रहा है? वो अपने फौजी मातिहत को मेरी गिरफ्त से निकालकर घास पर गिरते और बेहोश होते देख रहा था, लेकिन खामोश खड़ा हुआ था। सलमान की मुट्ठी से निकल नहीं सकता था। मैं उस फौजी जवान को लुढ़काता हुआ पिंजरे के नीचे ले गया। अपने कपड़े उसे पहनाए, उसकी वर्दी खुद पहन ली, फिर उस पर अच्छी तरह घास डालकर पिंजरे के नीचे से निकल आया। सोनिया ने अफसर से कहा, अपने क्वार्टर में चलो। वो हमारे साथ चलता हुआ अपनी जीप में आया। सोनिया उसके साथ बैठ गई। मैं पिछली सीट पर आ गया। जीप वहां से चल पड़ी। आगे जाकर हमने देखा पूरे शहर में वीरानी और सन्नाटा छा गया था। सड़कों और गलियों में सिर्फ कुत्ते और फौजी घूम रहे थे। 2 मुख्तलिफ रास्तों पर दूर से हमें रुकने का सिग्नल दिया गया। फिर मुझे और फौजी अफसर को देखकर आगे जाने की इजाजत मिल गई। हमारे लिए पूरे शहर में नाकाबंदी की गई थी। रास्ते और गलियां खाली कराई गई थीं ताकि हम किसी चारदीवारी में छुपने पर मजबूर हो जाएं और वो हमें ढूंढकर गिरफ्तार कर लें। हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चारदीवारी में पहुंच गए थे। वो चारदीवारी फौजी अफसर की थी। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वहां पनाह ले रहे हैं। मैंने सलमान से कहा, तुम अफसर को वापस सर्कस की तरफ ले जाओ। इसे याद नहीं आना चाहिए कि ये हमें अपने घर पहुंचा कर गया है। सलमान उसे वापस ले गया। मैंने सोनिया को अपनी तरफ खींच कर पूछा, क्या ख्याल है? ये चारदीवारी हमारी इस दवाजी जिंदगी की इब्तदा के लिए कैसी है? वो अपना हाथ छुड़ा कर बोली, दुश्मन के घर में ईद नहीं मनाई जाती। होश में रहो, पहले तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होने दो। मैं जब से पैदा हुआ हूँ कहीं महफूज नहीं रहा। तुम भी मेरी तरह आज तक भागती दौड़ती रही हो। हम दोनों हाथ फैलाकर दुश्मनों से सुहाग रात की भीख मांगते रहेंगे। हमें भीख कभी नहीं मिलेगी। अपनी इस दवाजी मुसरतों को ज़बरदस्ती हासिल करना होगा। मैं उसके करीब गया। वो दूर होकर बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही बावले हो रहे हो। मगर मैं जज्बात में अंधी नहीं हो सकती और ये नहीं भूल सकती कि यह नई जगह है, एक फ़ौजी अफसर का घर है। कोई भी दूसरा अफसर यहाँ रोशनी देखकर आ सकता है। मैंने स्विच बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा, मैं अंधेरा कर देता हूँ। वो बोली, अंधेरा करने से पहले घड़ी देखो, आधी रात गुजर रही है। कई आला हुकाम अपने मामूल के मुताबिक नींद की आगोश में पहुंच गए होंगे। मैंने घड़ी देखी। वाकई अहम ख्याल ख्वानी का वक्त हो चुका था। मैं ठंडे जज्बात और ठंडी आहों के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी हालत पर मुस्कुरा कर बोली, सब्र का फल मीठा होता है, ख्याल ख्वानी करो। मैं इस दौरान इस छोटे से कॉटेज को अच्छी तरह चेक करती हूँ। वह दूसरे कमरे में चली गई।
मैं जनरल टायर के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में बोला, सोनिया और फरहाद के सिलसिले में नाकामियों की रिपोर्ट मिल रही है। मुझे आला हुकाम को हालात से बाखबर रखना चाहिए। जनरल की सोच ने कहा, मैं किसी हाकिम को आधी रात के बाद फ़ोन नहीं कर सकता। मुझे ताकीद की गई है कि 12 बजे के बाद नींद में मुदाखलत ना करूं। कोई भी अहम इतला सुबह दी जाए। पहले ऐसी बात नहीं थी। साबका हुकाम फ़ोन की घंटी बजते ही रात के किसी भी हिस्से में उठ बैठते थे। मौजूदा हुक्मरानों ने सुबह ताज़ा दम रहने के लिए नींद पूरी करने का यह असूल बनाया था। उनमें से कौन नींद की दवाएं इस्तेमाल करता है, यह जानने के लिए फ़ोन की घंटी बजाना ज़रूरी था। दवा के असर से सोने वाले घंटी की आवाज़ पर बेदार नहीं होते। मुसलसल घंटी बजती रहे तो शायद कोई जाग जाता हो। मैंने जनरल के दिमाग पर कब्जा जमाकर उससे एक आला हाकिम का नंबर डायल कराया। फिर उसके कान से रिसीवर लगाकर सुनने लगा। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी मगर कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। अक्सर हुक्काम रात के वक्त अपने सरहाने टेलीफोन नहीं रखते। आधी रात के बाद उनके सेक्रेटरी और दूसरे मातियत फ़ोन अटेंड करते हैं। लेकिन मौजूदा हुक्काम अपनी अपनी रिहाइशगाह में तन्हा रहते थे। हमसे उन्हें यह अंदेशा था कि हम उनके सेक्रेटरी या किसी मुलाजिम के जरिए उनके दिमागों में जगह बना लेंगे, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। वो आला हाकिम भी अपने बंगले में तन्हा था। फ़ोन की घंटी सुनकर रिसीवर उठाने वाला कोई मुलाजिम नहीं था। मैंने जनरल से रिसीवर रखवा दिया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ उस आला हाकिम के दिमाग में पहुंच गया। कोई दुश्वारी, कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। वह दिन के वक्त हसास दिमाग रखने वाला दवा के असर से बेहिस होकर रात को गफलत की नींद सो रहा था। मैं निहायत इत्मीनान से उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पहले ये मालूम किया कि वह तमाम आला हाकिम और फौजी अफसरान एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर या ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता कायम करते हैं। कोई किसी की रहाइशगाह के करीब से नहीं गुजरता और ना ही कभी रूबरू मुलाकात करता है। सिर्फ हंगामी इजलास के वक्त पापा डूक से गुफ्तगू करने के लिए वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आती हैं। अहम मसाइल पर बहस करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। चूंकि जनरल के दिमाग में ख्याल ख्वानी करने वाले दोस्त और दुश्मन आते रहते थे, इसलिए जनरल कभी दुश्मन बनकर मौजूदा हुकाम को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत कर सकता था। इसलिए फौजी अफसरान उसकी कड़ी निगरानी करते थे। मैंने आला हाकिम से पूछा, पापा डूक की रिहाइशगाह से कौन कौन वाकिफ़ है? उसने जवाब दिया, मुझे और फौज के योगा के माहिर 2 फौजी अफसरान को मालूम है कि वो रॉयल स्ट्रीट की एक महलनुमा कोठी में रहता है। रात को सोने के लिए या किसी खतरे के वक्त तय खाने में चला जाता है। उसने कोठी का पता बताया। उस कोठी के बाहर मुसल्लह फौजियों का पहरा रहा करता था। उसके अहाते में रात को खूंखार कुत्ते जागते, गुराते और भौंकते रहते थे। अंदर सिर्फ एक मुसल्लह बॉडीगार्ड रहता था, वो भी योगा का माहिर था। मैंने सोनिया को बुलाकर बताया कि पापा डूक कितने सख्त पहरे में रहते हैं। वो बोले, उस कॉटेज में फौजी अफसर ने काफ़ी हथियार जमा किए हैं। मैं एक रिवॉल्वर और साइलेंसर लेकर चलूंगी। ठीक है, मैं भी यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। मैंने सलमान से कहा, उस अफसर के जरिए दूसरे फौजी आला अफसर से रब्ता करो, मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। उसने अफसर को मजबूर किया। वो ट्रांसमीटर के जरिए अपने एक सीनियर अफसर से रब्ता करने लगा। थोड़ी देर में उस सीनियर अफसर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी जुबान से कहा, सलमान, रब्ता ख़त्म करा दो, काम बन गया है। वह सीनियर अफसर अपनी जीप में बैठकर हमारी तरफ आने लगा। मैंने लैला और सुल्ताना को बुलाकर 2 फौजी जवानों के दिमागों में पहुंचाया जो उस सीनियर अफसर के साथ आ रहे थे। मैं भी वर्दी में था, इसलिए तीसरा फौजी जवान लग रहा था। मुख्तसर यह कि मैं उस सीनियर अफसर के दिमाग पर सवार रहकर सोनिया और मुसल्लह जवानों के साथ पापा डूक की महलनुमा कोठी के सामने पहुंच गया। गेट पर पहरेदारों ने सीनियर अफसर को देखकर सलूट किया, फिर गेट को खोल दिया। अहाते के अंदर कुत्ते भौंक रहे थे। उन्हें तरबियत देने वाले 2 अफराद दूर ले जा रहे थे। हम जीप से उतरकर कोठी के अंदर पहुंच गए। मुसल्लह बॉडीगार्ड ने पूछा, सर, आपने आने की इतला नहीं दी, अचानक आने की वजह क्या है? सोनिया ने कहा, वजह यह है कि तुम योगा के माहिर हो और ये अच्छी बात नहीं है। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर को निकाला। बॉडीगार्ड ने अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन उससे पहले ही सोनिया ने उसे गोली मार दी। फिर लैला और सुल्ताना से बोली, इन जवानों के जरिए इसकी लाश किसी टॉयलेट में पहुंचा दो। वह 2 फौजी जवान उस बॉडीगार्ड की लाश उठाकर ले गए। सलमान ने मेरे पास आकर कहा, मेरे मामूल अफसर की ड्यूटी बदलने वाली है। मैंने कहा, इसे छोड़ दो और उस सीनियर अफसर को गिरफ्त में रखो। मैं उसे सलमान के हवाले करके बोला, यहाँ 2 मुसल्लह फौजी हैं। लैला और सुल्ताना इनके दिमागों में है, यहाँ कोई फ़ोन या ट्रांसमीटर कॉल आए तो फ़ौरन मुझे इतला देना। मैं सोनिया के साथ तेज़ी से चलता हुआ एक कमरे में आया। वहाँ रखे हुए एक पलंग के नीचे चोर रास्ता था। इस रास्ते से हम तय खाने में पहुँच गए। वहाँ एक आरामदेह पलंग पर पापा डूक सो रहा था। हमारे आते ही उसकी आंख खुल गई थी। शायद उसने सोने से पहले दिमाग को यही हदायत दी थी कि किसी के आते ही आंख खुल जाए। किसी गाफिल की आंख खुलती है तो उसे पछताने की मोहलत नहीं मिलती। सोनिया ने उसके एक बाजू में गोली मारते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम ख्याल ख्वानी के जरिए खतरे की घंटी बजा दो। मैं पापा डूक के दिमाग में पहुंच गया। वो चेहरे से पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन दिमाग में पहुंचते ही तस्दीक हो गई। मैंने कहा, सोनिया, अब शुबे की गुंजाइश नहीं रही, यही पापा डूक है। वो जख्मी बाजू को थामकर संभलना चाहता था। सोनिया का नाम सुनते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
वह दूसरे बाजू पर गोली मारते हुए बोली, तुम्हें गोलियों से नहीं, लातों और जूतों से मारना चाहिए, क्योंकि तुमने हमें बहुत दौड़ाया है। इरादा था कि तुम्हें भी दौड़ा दौड़ा कर मारती रहूंगी, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने का थोड़ा सा भी मौका देना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। वह तकलीफ की शिद्दत से फर्श पर घुटने टेक कर बोला, मैं अपनी पिछली जिंदगी के मुतालिक कुछ नहीं जानता। ये नई जिंदगी तुम छीन रही हो। मुझे इतना तो बता दो कि तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों हो। मैंने कहा, बताने का वक्त गुजर चुका है। तुम हमें बातों में लगाकर अपने बचाव की तदबीर करना चाहते हो। सोनिया, किस्सा तमाम करो। उसने बेआवाज फायर किया। गोली उसकी पेशानी को फाड़ती हुई खोपड़ी के आर पार हो गई। वो अंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। सोनिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुकद्दर का लिखा हुआ पूरा हो चुका है? ये मेरे ही हाथों से मर गया है। मैंने कहा, मैं अभी इसकी मौत का यकीन दिलाता हूँ। मैंने पापा डू की लाश को लात मारकर पलंग के नीचे कर दिया। फिर सोनिया को दोनों बाजू में उठाकर पलंग पर फेंक दिया। वो बोली, ये क्या करते हो? मेरी जान, आज तक किसी दुल्हा दुल्हन ने किसी लाश के ऊपर सुहागरात नहीं मनाई होगी। हम मनाएंगे, हम। मैंने बिस्तर पर छलांग लगाई। इसी को मुकद्दर कहते हैं। जिसका बिस्तर था वो नीचे था, हम ऊपर थे। हम देख सकते थे, वो अपने बिस्तर की मुसरतें नहीं देख सकता था। ये बात लुत्फ हासिल करने की नहीं, इबरत हासिल करने की है। जी हाँ, ये इबरत हासिल करने की बातें हैं। दुनिया में कितने ही फिरौन गुजरे, कितने ही अय्याश अपनी सेज को हसीनाओं से सजाते रहे, फिर वो ना रहे, सिर्फ उनके बिस्तर रह गए। दुनिया के तमाम मुल्कों से हसीनाएं खरीदी जाती हैं, फिर बड़े बड़े शहंशाहों के बिस्तरों पर पहुंचाई जाती हैं। इन बिस्तरों पर औलादें जन्म नहीं लेती। इन बिस्तरों पर कोई हसीना माँ बनकर अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती। बिस्तर वही है जहां हमें माँ का दूध मिले, उस बाप का जबर न मिले जो हमें पैदा होने से पहले ही हमारी माँ की कोख में हमें मार डालता है। सुबह होने वाली थी। सोनिया मेरे सीने पर सर रख कर सो गई। वो जैसे एक तवील मुद्दत के बाद गहरी नींद सो रही थी। आज से पहले वो बेशुमार जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर जागते जागते सोती थी और सोते सोते जागती रहती थी। इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही उसके सर पर आसमान था, मैं ही उसका मोतबर मुहाफिज था। इसलिए मुझ पर बेशुमार जिम्मेदारियों का बोझ डालकर वह सुकून से बेखटके सो गई थी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए दूसरे हाकिम के दिमाग में पहुंच गया। चंद हुक्काम और चंद फौजी अफसरान ने योगा के बल पर इसराइली हुकूमत की बागडोर संभाली थी, ताकि हम उनके दिमागों में आकर उनकी हुकूमत को कमज़ोर ना बना सकें। लेकिन आदमी हज़ार एहतियात के बावजूद किसी न किसी पहलू से कमज़ोर रह जाता है। ये एक हकीकत है कि हुकूमत का बोझ संभालने वाले न वक्त पर खाते हैं और ना ही वक्त पर नींद पूरी कर सकते हैं। उन्हें हर सुबह जहनी ताजगी के लिए ख्वाब आवर गोलियां खाकर नींद को बुलाना पड़ता है। ऐसी ख्वाब आवर दवाएं दिमाग को सुस्त और कमज़ोर बनाती हैं। ये कमज़ोरी वक्ती होती है। मैं उसी वक्त कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर पहले एक हाकिम के दिमाग में गया। वो गहरी नींद में मुझे महसूस ना कर सका। फिर उसके दिमाग में छुपी हुई मालूमात ने मुझे पापा डूक की रिहाइश तक और पापा डूक को मौत के शिकंजे तक पहुंचा दिया। मैंने दूसरे हाकिम के दिमाग से भी उसकी कमज़ोरियां मालूम की। फिर एक आला फौजी अफसर के अंदर पहुंचकर उस पर तनवीमी अमल किया। इसके बाद दूसरे फौजी अफसर के पास पहुंचा तो वो नींद से चौंक कर उठ गया। इसका मतलब यह था कि वो ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल नहीं करता। उसने पूछा, कौन है? मैंने पापा डूक की नई आवाज़ और नए लहजे में कहा, मैं पापा डूक बोल रहा हूँ। उसने पूछा, मेरे पास बराह रास्त क्यों आए हो, जबकि जनरल टायर के जरिए हमारा राब्ता होता है? मैं अभी जनरल के पास चुपचाप गया था। उसके दिमाग में कोई बोल रहा था। वो फरहाद या सलमान हो सकता है। परेशानी की बात यह है कि जनरल टायर अपने होश में नहीं था। मुझे यकीन है कि फरहाद वगैरह जनरल पर तनवीमी अमल करते हैं और उसे अपना आलाकार बनाकर रखते हैं। फौजी अफसर ने परेशान होकर कहा, यह तो बड़ी तशवीश की बात है। वह जनरल के जरिए हमारी अहम मीटिंग में छुपकर शरीक होते होंगे। बेशक यही बात है। हमें अब जनरल को अपना नुमाइंदा नहीं बनाना चाहिए। मुझे बताओ, आइंदा मैं किसके दिमाग में आकर तुम लोगों से रब्ता करूं? ये एक अलग मसला है। मैं आला हुकाम से मशवरा करके बताऊंगा। मैंने कहा, अब मैं 4 घंटे बाद रब्ता करूंगा, क्योंकि पिछली रात जागता रहा हूं। अब नींद पूरी करने जा रहा हूं। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। भेद खुलते खुलते रह गया था। मैं चाहता था 4 घंटे तक सोनिया नींद पूरी कर ले, मैं अहम मामलात निपटा लूँ, फिर वहाँ के नए हुक्काम और फौजी अफसरान को पापा डू की मौत की इतला मिले। उसी वक्त फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठा और उस खुफिया कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। फिर रिसीवर को उठाया। जिस फौजी अफसर से अभी मैंने रब्ता किया था उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछ रहा था, पापा डूक क्या कर रहा है? मैंने पापा डूक के बॉडीगार्ड की आवाज़ में जवाबन कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, वो खुफिया कमरे में है। क्या मैं फ़ोन पर रब्ता कराऊँ? नहीं, अभी वो मेरे दिमाग में आया था और अब सोने जा रहा है। उसे डिस्टर्ब ना करो, बहुत चौकन्ने रहो। 10 बजे दूसरा बॉडीगार्ड ड्यूटी पर आकर तुम्हें रिलीव कर देगा। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने भी रिसीवर रख कर देखा। सोनिया खुफिया कमरे से निकल कर आ गई थी। वह मुझसे नजरें मिलते ही शर्मा गई। फिर तेजी से आई और मेरे सीने में मुँह छुपा कर बोली, सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महफूज किले में नींद आ ही जाती है। वैसे अच्छा हुआ तुम जाग गई। यहाँ 10 बजे गार्ड्स की ड्यूटी बदलने वाली है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने उसी अफसर के दिमाग में जगह बनाई जो इस पनाहगाह के मेन गेट पर 2 फौजी जवानों के साथ अपनी ड्यूटी अदा कर रहा था।
उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खूंखार कुत्तों के ट्रेनर से कहा, इन्हें बांध दो, साहिब बाहर जाएंगे। कुत्ते बांध दिए गए। एक कार रिहाइशगाह के दरवाजे पर पहुंचा दी गई। उस कार की विंड स्क्रीन और खिड़कियों के शीशे कलर्ड और ब्लाइंड थे। अंदर से बाहर देखा जा सकता था, बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता था। हम दोनों अगली सीटों पर बैठ गए। सोनिया ने स्टीयरिंग सीट संभाली, क्योंकि मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए वहां के अफसर को संभाल रखा था। यूं हम पापा डूक की खुफिया पनाहगाह से निकल आए। वहां से निकलने के बाद हमारे पास छुपने की जगह नहीं थी, और मैं जिस अफसर के दिमाग में था उसके कैबिन में फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो किसी फौजी अफसर ने पूछा, क्या रिपोर्ट है? उसने मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब दिया, खैरियत है सर। अभी मैंने इंटरकॉम के जरिए बॉडीगार्ड से पूछा था, उसने बताया कि पापा डूक सो रहा है। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मैंने चंद सेकंड के लिए उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर सलमान को बुलाया, फिर उससे कहा, मेरे साथ एक अफसर के दिमाग में आओ और उसके जरिए मुतल्लिका अफसरान को यही यकीन दिलाते रहो कि पापा डूक सो रहा है। मैं उसे अफसर के दिमाग में पहुंचाकर सोनिया से बोला, ये गाड़ी किसी तंग सी गली में रोको जहां से फौजी गश्त करते हुए ना गुजरते हों। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगी। मैंने रसवंती से कहा, मैं और सोनिया यहाँ से निकलना चाहते हैं। पापा डूक ख़त्म हो चुका है। फ़ौरन एक त्यारा लबनान पहुंचाओ, फिर सुल्ताना और लैला के साथ तुम भी मेरे दिमाग में आओ। सोनिया ने गली में कार रोक दी। हम कार से निकलकर तेजी से चलते हुए एक मेन रोड पर आए। फिर टैक्सी में बैठकर एक फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगे। लैला ने आकर कहा, सुल्ताना भी आई है। फिर रसवंती ने कहा, फरहाद सॉरी जनाब, तबरेज़ी साहब मुझे अमली मैदान में आने से मना कर रहे हैं। फरमाती हैं अभी मेरी तरबियत बाकी है। वैसे तुम दोनों के लिए एक फ्रांसीसी त्यारा रवाना हो रहा है। वह चली गई। मैंने सुल्ताना को साला फौजी अफसर तक पहुंचाया, जिस पर मैंने तनवीमी अमल किया था। वह मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। फिर सुल्ताना को समझाया कि साला अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर फिजाइया के अफसर तक पहुंचे। मुझे मालूम था कि बाकी तमाम अफसरान योगा के माहिर नहीं हैं। फिर मैंने काला हाकिम के जरिए फ्लाइंग क्लब के इंचार्ज से कहा, हमारी एक जासूसा और जासूस आ रही हैं, उनके लिए त्यारा तैयार रखो, ईंधन चेक कर लो। मैंने लैला को फ्लाइंग क्लब के इंचार्ज के पास पहुंचा दिया। वो देखती रही कि हमारे लिए जो त्यारा मखसूस किया जा रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं। फ्लाइंग क्लब शहर से दूर था। हम आधे घंटे में पहुंचे। त्यारा हमारे लिए रनवे पर आ गया था। सोनिया ने पायलट से कहा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। उसने पायलट की सीट संभाल ली। मैंने उसके पीछे एक सीट पर बैठकर सलमान से कहा, इस अफसर को छोड़ दो, मेरे पास आओ। वो मेरे दिमाग में आया। त्यारा रनवे पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हो रहा था। मैंने कहा, सलमान तुम सुल्ताना के पास जाओ, वो आला अफसर के दिमाग में है। उस अफसर के जरिए तिल बैब के साल इलाके के फौजी अफसर के पास पहुंचो और उसके दिमाग में रहकर मेरा इंतजार करो। सलमान ने पूछा, साल इलाके के किस अफसर को अहमियत देना चाहिए? मैंने जवाब दिया, तोप खाने के इंचार्ज अफसर को अहमियत दो। अगर हमें खतरा पेश आया तो तुम तोपों का रुख शहर की तरफ करके आला हुकाम और फौजी अफसरान को धमकियां दोगे। सलमान चला गया। हमारे त्यारे की परवाज़ के साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अफसर पूछ रहा था, यह त्यारा कहाँ जा रहा है? क्या ये शहरी हदूद में रहेगा? फ्लाइंग क्लब के इंचार्ज ने लैला की मर्जी के मुताबिक जवाब दिया, जी हाँ, शहरी हदूद में रहेगा। त्यारे के जरिए शहर में गश्त करने वाले फौजियों से रब्ता रखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने हंगामा मचा दिया, क्योंकि हमारा त्यारा सरहद पार जा रहा था। ट्रांसमीटर के जरिए फिजाइया के अफसरान से कहा जा रहा था, इस त्यारे को रोको, वो इजाज़त हासिल के बगैर सरहद पार जा रहा है। फिजाइया के आला अफसर के दिमाग में सुल्ताना मौजूद थी। उसने कहा, त्यारे में हमारे एक अफसर सीक्रेट मिशन पर जा रहा है, उसे रोका ना जाए। हमने सरहद पार कर ली, लबनान पहुंच गए। वहां फ्रांस का एक त्यारा हमारा मुंतजिर था। जब हम उसमें सवार हो गए और वह परवाज़ करने लगा तो मैंने, सलमान, सुल्ताना और लैला ने तमाम इसराइली हुकाम और फौजी अफसरान से कहा, तुम्हारी नई योगा वाली हुकूमत तुम्हें मुबारक रहे। पापा डूक अपनी आखिरी सांस पूरी कर चुका है और तुम्हारी त्यारे में सोनिया और फरहाद यहाँ से जा चुके हैं। तुम पापा डूक की तरह जे मॉर्गन का ब्रेन ऑपरेशन कर चुके हो। उसे आइंदा के लिए तैयार रखो, हम फिर कभी आएंगे। हमारी इन बातों पर किसी को यकीन नहीं आया। कितने ही फौजी अफसरान दंदनाते हुए पापा डूक की खुफिया रिहाइशगाह में पहुंचे तो उसकी लाश देखकर हैरान रह गए। आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने तौर पर ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात किए थे। ऐसे बॉडीगार्ड्स रखे थे जो योगा के माहिर थे। आला हुक्काम और अहम फौजी अफसरान के दिमागों में भी कोई नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में पूरा यकीन था कि ना हम पापा डूक तक पहुंच सकती हैं और ना ही किसी रास्ते से इसराइली सरहदों से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब से आला हाकिम की इजाज़त के बगैर कोई परवाज़ नहीं कर सकता था। बड़ा नाज था कि वो हाकिम सांस रोक लेता है, उसके सामने हमारी दाल नहीं गलेगी। अब उस हाकिम का मुहासबा किया जा रहा था कि हम एक त्यारा कैसे ले गए। उसने जवाब दिया, मैं हैरान हूँ वो कैसे मेरे दिमाग में पहुँच गया था। एक फौजी अफसर ने सवाल किया, ऐसा तो नहीं है कि तुम पिछली रात नशे में थे? हरगिज़ नहीं, ये सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता। अलबत्ता कभी नींद ना आए तो ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करता हूँ और ऐसा सभी करती हैं। फौज के आला अफसरान ने फिजाइया के अफसर से पूछा, फरहाद तुम्हारे दिमाग में कैसे पहुंचा था? कैसे तुमने कह दिया कि हमारा एक अफसर सीक्रेट मिशन के लिए सरहद पार जा रहा है?
फिजाइया के अफसर ने आला अफसर से कहा, सर आपने फ़ोन पर मुझे यही कहा था। इससे जाहिर हो गया कि वो योगा का माहिर फौज का आला अफसर भी ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल करता था और उन सब की ऐसी कमज़ोरियों से हम फ़ायदा उठाकर जा चुके थे। उन सब पर मातमी कैफियत तारी थी। उन्होंने लाखों डॉलर खर्च करके पापा डूक का ब्रेन तब्दील किया था। उसकी टेलीपैथी के जरिए सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे थे और वो ख्वाब चिकनाचूर हो गया था। वो अमरीकी हुकाम से रब्ता करके अपने मुल्क में पेश आने वाला ये अलमिया सुना रहे थे। इससे पहले गोल्डन ब्रेन्स और उनके खुफिया अड्डे की तबाही ने इन तमाम बड़े ममालिक को तशवीश में मुब्तला किया था। अगरचे तमाम गोल्डन ब्रेन्स की मौत से अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा था, लेकिन वो इसराइल के गम में इसलिए शरीक था कि किसी वक्त भी हमारा रुख उसकी तरफ हो सकता था। तमाम बड़े ममालिक ने हुकूमत फ़्रांस से शिकायत की। नए सुपर मास्टर ने फ्रांस के एक हाकिम से कहा, अगर तुम्हारी हुकूमत फरहाद की फैमिली को पनाह ना दे तो उन्हें किसी मुल्क में सुकून से रहना नसीब नहीं होगा। फ्रांस के हाकिम ने कहा, मफरूर लोगों को पनाह दी जाती है और फरहाद की फैमिली बरसों से फ्रांस की बाकायदा शहरी है, लेकिन उन्होंने इसराइल में मुजरिमाना हरकतें की हैं। मुजरिमाना हरकतों की इब्तदा इसराइल से हुई है। पापा डूक बाबा फरीद वास्ती मरहूम की साहिबजादी को अगवा करके इसराइल ले गया। वहां के हुक्मरानों ने पापा डूक को सर पर बिठाया। अब उसकी मौत पर वावेला क्यों कर रहे हैं? बात सिर्फ पापा डूक की नहीं है। सोनिया और फरहाद ने तमाम गोल्डन ब्रेन्स को कत्ल किया है, तिल अबैब में बमबारी कराई है, हमारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया है। इसराइल ने भी तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वालों को अगवा किया है। अभी तक जे मॉर्गन उनकी कैद में है। एल्पा को मास्क मैन ले गया। तुम्हें उन दो ममालिक से कोई शिकायत नहीं है, जबकि फरहाद ने तुम्हारी तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारी मरीना के हवाले कर दिया। फिर भी तुम फरहाद की फैमिली की ही शिकायतें कर रहे हो। ये शिकायतें नहीं हैं, वार्निंग है। फरहाद को समझाओ, वो सिर्फ 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं और हमारे पास टेलीपैथी जानने वाले पैदा करने की मशीन है। आखिर वो कब तक हमारे मुकाबले पर ठहरेगा? फरहाद के दोनों बेटों को देख रहे हो। बाप शेर है तो वो सवा शेर है। देखने और समझने के बाद भी समझ में नहीं आया तो खुदा तुम्हें समझाएगा। सुपर मास्टर ने फ्रांस के हाकिम से कहा, हमारा तुम्हारा शुमार बड़े ममालिक में होता है। तुम्हारे पास फरहाद समेत 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। मैं ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए तुम्हारी फ्रांस को 12 टेलीपैथी जानने वाले दूंगा। तुम उस कम वक्त की फैमिली को अपने मुल्क से निकाल दो। सुपर मास्टर, अभी तक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। क्या पारस और अली तैमूर टेलीपैथी जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। फिर भी तुम लोगों के 12 बजा रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कि उन दोनों के पीछे कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान? सुपर मास्टर ने ताजुब से पूछा। तूफान? मास्कमैन ने हैरानी से पूछा। तूफान? इसराइली हुकाम और दूसरे बड़े ममालिक ने सवाल किया। हाँ, तूफान। सोचो, तूफान। जब रसवंती से ऐसे 2 तूफान पैदा हो सकते हैं तो सोनिया किस क़यामत की औलाद को जन्म देगी? ये सोनिया और फरहाद का मिलाप हो रहा है। ज़मीन और आसमान टकरा रहे हैं। जाओ, इतनी देर से समझा रहा हूं, बात समझ में नहीं आई। अब शायद अकल आ जाए। राबता ख़त्म हो गया। राबते कहाँ ख़त्म होते हैं? शुरुआत तो अब हुई थी। अमेरिका, रूस और इसराइल के हंगामी इजलास हो रहे थे। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि सोनिया ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो फितना कैसे क़यामत बनेगा। सब ये कहकर अपनी तसल्ली कर रहे थे कि सोनिया कौन सा अफलातून पैदा करेगी। हमारी दुनिया में बड़े बड़े धमाके पैदा हुए, ये एक धमाका और होगा तो क्या हो जाएगा। खुद को तसल्ली देना और बात होती है, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जाता। सोनिया ने आज तक जैसे दिल हला देने वाले कारनामे अंजाम दिए थे, उनके पेश नज़र यह सच्चाई मुस्तनद थी कि आइंदा वो दिल हिला देने वाली औलाद पैदा करेगी। ये तो कुदरत के खेल होती हैं। कौन यकीन से कह सकता है कि आइंदा क्या होने वाला है? नए सुपर मास्टर ने अपने मुल्क के आला हुकाम और फौज के आला अफसरान से कहा, मैं खुशफहमी में मुब्तला होने वाला सुपर मास्टर नहीं हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ट्रांसफार्मर मशीन पर भरोसा न करें। इस मशीन ने जितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए वह सब फरहाद की फैमिली से ज़ेर असर होते रहे। सबसे ज़्यादा सबक आमोज़ हकीकत यह है कि हम टेलीपैथी ना जानने वाले पारस और अली तैमूर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक आला हाकिम ने कहा, बेशक हमें अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि दुश्मन की ताकत का हिसाब करना चाहिए। नए सुपर मास्टर ने कहा, हिसाब यह है कि पिछले दिनों एक नई सोनिया सानी पैदा हो गई थी। उसने न्यूयॉर्क आकर असली सोनिया के लिए रास्ता हमवार किया, हम सबको चक्कर में डाल दिया। अली तैमूर के साथ तिब्बत जाकर पापाडूक के गुरु को जहन्नुम में पहुंचा दिया, यानी फरहाद की फैमिली में। ऐसे नाकाबिल शिकस्त अफराद का इजाफा हो रहा है जो टेलीपैथी नहीं जानते और हमारी टेलीपैथी जानने वालों का शिकार कर लेते हैं। कर्नल ने कहा, मैं मानता हूँ फरहाद की फैमिली मेम्बरान ने साबित कर दिया कि ट्रांसफार्मर मशीन इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी इंसान की कुदरती सलाहियतें अपना लोहा मनवा लेती हैं। सुपर मास्टर ने पूछा, जनरल तुम क्यों चुप हो? तुमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं।
ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट हमारे मुल्क के निज़ाम हुकूमत पर टेलीपैथी के जरिए हावी होना चाहते थे। तुमने उन सबको काल कोठरी में पहुंचा दिया। सिर्फ एक मरीना आज़ाद रह गई है जो फरहाद की फैमिली से मुतासिर नजर आती है। हम तुमसे कुछ सुनने की तवक्को कर रहे हैं। जनरल ने कहा, दीवारों के भी कान होते हैं और टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन तो किसी की भी नादानिस्तगी में आकर यहाँ की बातें सुन सकती हैं। मुमलिकत इसराइल में योगा जाने वाले हुक्मरान आए थे, उनका अंजाम हमारे सामने है। ये फरहाद किस तरह हमारे अंदर पहुंच जाता है ये हम अभी तक नहीं समझ पाए, इसलिए खामोशी बेहतर है। जो मैं कर रहा हूँ वो आइंदा सामने आने वाला है। नए सुपर मास्टर ने कहा, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, ये इजलास भी ख़त्म हो जाता है। अगर जनरल साहब अपनी बातें छुपा रहे हैं तो मुझे भी ये छुपाने का हक है कि आइंदा मैं क्या करने वाला हूँ। एक आला हाकिम ने पूछा, फिर हमें कैसे मालूम होगा कि तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? सुपर मास्टर ने जवाब दिया, आला हुक्काम के लिए सैकड़ों हज़ारों सियासी मामलात हैं, इसलिए टेलीपैथी का मामला जर्नल और मुझ पर छोड़ दें। मैं वो सुपर मास्टर नहीं हूँ जिसे जर्नल के हुक्म से बासानी गोली मार दी जाएगी। मैं अपनी सलाहियतें मनवा कर रहूँगा। दूसरे आला हुक्काम ने कहा, हम इस इजलास से जा रही हैं। जनरल और सुपर मास्टर का फ़र्ज़ है कि वो आपस में एक दूसरे के मशवरे से पहले मरीना को काबू में करें। अगर वो फरहाद के किसी बेटे से मुतासिर होगी तो हमें ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा मैं तमाम ओहदेदारान से दरख्वास्त करता हूँ कि ये सब जनरल और सुपर मास्टर को तनहा छोड़ दें और ये हॉल खाली कर दें। सब लोग उठकर वहाँ से जाने लगे। फिर वह हॉल तकरीबन खाली हो गया। वहाँ सिर्फ जनरल और सुपर मास्टर रह गए। जनरल ने कहा, मैं मुतमईन हूँ, यहाँ कोई तीसरा नहीं है और हमारे दिमागों में कोई आ नहीं सकता। क्या तुम ख्वाब आवर गोलियाँ इस्तेमाल करते हो? हरगिज़ नहीं। मैं बचपन से असूलों का पाबंद हूँ, वक्त पर सोता और जागता हूँ। बचपन से ये आदत है कि दिमाग को सोने और मुकर्रर वक्त पर जागने की हदायत देता हूँ और नींद पूरी कर लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं भी यही करता हूँ। इस तरह कभी कोई हमारे दिमागों में नहीं आएगा। हम अहम मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि घर को आग लगती है घर के चिराग से। तुमने घर में आग लगने से पहले ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट को काल कोठरी में पहुंचा दिया है, लेकिन मरीना भी हमारे घर का एक चिराग है, उससे भी हम बुरी तरह जल सकती हैं। जनरल ने कहा, उस लड़की ने तरह तरह के अंदेशे पैदा कर दिए। उसने इतराफ़ किया है कि फरहाद से उसका समझौता हो गया और इस समझौते के तहत फरहाद ने हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वालों को मरीना के हवाले कर दिया है। तुम समझ सकते हो कि फरहाद नादान नहीं है, वो मरीना का दिल जीत रहा है। बेशक यही बात है, वो मरीना के ज़रिए हमारे बहुत से खुफिया मामला तक पहुँच सकता है और पहुँच रहा है। इसीलिए मैंने मरीना को तमाम मुल्की मामलात से अलग रखा है। वो हमारी पाबंदियों से आज़ाद रहकर मुल्क और कौम की कैसे खिदमत करेगी हम देखना चाहती हैं और जल्द अज जल्द ये मालूम करना चाहती हैं कि वो किस मुल्क और किस शहर में है। जिस दिन वो नज़रों में आएगी उसी दिन उसे भी ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स की तरह काल कोठरी में पहुंचा दिया जाएगा। ये तो उस वक्त होगा जब वो हमारे हाथ आएगी। मेरा तजुर्बा कहता है कि जवान लड़की उस मर्द से ज़रूर मुतासिर होती है जो उस पर अपनी मर्दानगी से असरअंदाज होता है। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो फरहाद के दोनों बेटों में से किसी एक पर मर मिटी है। फरहाद एक तरफ तमाम टेलीपैथी जानने वालों को उसके हवाले करके उसका एतमाद हासिल कर रहा है और दूसरी तरफ उसका कोई बेटा उसे मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है। यूँ समझो कि वह ज़बरदस्त शिकंजे में है। तुमने इस मसला का हल ज़रूर सोचा होगा। हमें वही तरीका इख्तियार करना है जो फरहाद ने किया है। वो मरीना को सब्ज़ बाग दिखाकर जिस तरह ट्रैप कर रहा है और अपने मकासद हासिल कर रहा है, उसी तरह हम उसकी फैमिली से एक शख्स को ट्रैप करेंगे। उसकी फैमिली में सब नादान नहीं हैं। ये तुमने दुरुस्त कहा, सब नादान नहीं हैं। कोई एक तो नादान होगा, ये होगी। उसके यहाँ ख्याल ख्वानी करने वाले मर्द कम और औरतें ज़्यादा हैं। रसवंती मंजर आम पर नहीं आ रही है। वो बड़े राज में रखी गई है। जो जवान होने के बावजूद पहले एक बच्ची का जहन रखती थी, लेकिन ब्रेन ऑपरेशन के बाद वो बेहद ज़हीन और ख़तरनाक हो गई है। लेकिन एक औरत ऐसी है जिसे हम काबू में लाकर फरहाद को ब्लैकमेल कर सकती हैं, बल्कि हम उस औरत के ज़रिए फरहाद के तमाम खुफिया अड्डों तक पहुँच सकती हैं। किस औरत की बात कर रहे हो? उसकी दूसरी बीवी लैला। क्या लैला की तस्वीर और हिस्ट्री हमारे पास है? नहीं, ये तो फरहाद और सोनिया के निकाह के वक्त इंकशाफ हुआ था कि फरहाद की फैमिली में लैला और सुल्ताना नामी दो औरतें भी टेलीपैथी जानती हैं। तुम लैला के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते, फिर उसे काबू में कैसे लाओगे? उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। मैं जल्द ही एक नया खेल शुरू करूँगा, सुपर मास्टर ने कहा। अभी तो मैं खेल शुरू करने वाला हूँ। मैं मरीना को यकीन दिलाऊंगा कि उसके साथ हूँ। पिछले सुपर मास्टर की तरह उसका मुखालिफ नहीं हूँ। उसकी हमायत करके कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हारे ताउन से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। मुझसे क्या चाहते हो? वो ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स सजाए मौत के मुस्तहिक हैं। एक तो वो हमारे मुल्क में फ़िरौन बन रहे थे, दूसरे ये कि हमारे मुल्क के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। हमारी कितनी ही खुफिया दस्तावेज़ात कहाँ छुपा कर रखी जाती हैं ये उन्हें मालूम है, और काल कोठी में बैठकर पता नहीं वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए हमारे कितने दुश्मन मुल्कों से रब्ता कर रहे होंगे। हाँ, उनका ज़िंदा रहना मुनासिब नहीं है।
अगरचे वो कस्में खाते हैं और वादे करते हैं कि कैदी रहकर मुल्क की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन गद्दारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यही ताउन चाहता हूँ, उन्हें मेरे ज़रिए मरने दो। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स के दिमागों को वक्ती तौर पर कमज़ोर बनाओ, खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए सांप की कमज़ोरी में मुब्तला करो, फिर उन पर तनवीमी अमल कराओ। तुम्हारा एक खास टेलीपैथी जानने वाला ये अमल करेगा, उनके दिमागों में जाया करेगा। तुम उन्हें काल कोठरी से निकाल कर आज़ाद छोड़ दोगे, वो हमें धोखा देकर कहीं नहीं जा सकेंगे। उनके दिमाग तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले की मुट्ठी में रहेंगे। बहुत उम्दा प्लानिंग है। उनकी आज़ादी के बाद क्या करोगे? जैसे हालात पेश आएंगे वैसे ही चालें चलूँगा, लेकिन वो पांचों एक एक करके ज़रूर मारे जाएंगे। जनरल और सुपर मास्टर के दरमियान ये मुआहदा तय हो गया। सुपर मास्टर ने अपनी रिहाइशगाह में आकर मरीना के नुमाइंदे से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर कहा, मरीना जब भी तुम्हारे दिमाग में आए तो उससे कहना मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर ले। उसने रिसीवर रख दिया। उसी शाम मरीना ने फ़ोन पर उसे मुखातिब किया, हेलो सुपर मास्टर, मैं मरीना बोल रही हूँ। तुम्हें यह ओहदा मुबारक हो। शुक्रिया मरीना, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ा है, तुमने वाकई बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। क्या तुमने मेरी तारीफ़ें करने के लिए मुझे बुलाया है? मेरा ख्याल है तुम दुनिया की पहली औरत हो जो अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश नहीं होती। ये भी एक तरह से मेरी तारीफ़ है। काम की बात करो। मैं तुम्हारे ताउन से उन गलत अफराद को बेनकाब करना चाहता हूँ जो हमारी हुकूमत में आला ओहदों पर रहकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या तुम ऐसे अफराद को जानते हो? हाँ, मगर ये बातें मैं फ़ोन पर नहीं करूँगा। मेरे एक वफादार मुलाजिम के दिमाग में आकर मुझसे बातें करो। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। जब वो आया तो उसे रिसीवर देकर बोला, फ़ोन पर बातें करो। मुलाजिम ने रिसीवर लेकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? मरीना रिसीवर रखकर मुलाजिम के दिमाग में आ गई। वह फिर रिसीवर रखकर बोला, सर, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा। मरीना ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं बोल रही हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, सुना है तुम बहुत मोहतात रहती हो, लेकिन अभी एक्सचेंज के ज़रिए मालूम हो जाएगा कि तुम इसी मुल्क के इसी शहर में हो। हाँ, जब मालूमात हासिल करके तुम्हारे जासूस इस नंबर वाले फ़ोन तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि मैं यहाँ एक औरत के दिमाग पर कब्जा जमा कर तुमसे बातें कर रही थी। शाबाश, वाकई तुम मोहतात रहती हो। मैं भी तुम्हारी तरह किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम पर एक हद तक भरोसा कर रहा हूँ। वादा करो, मैं जो कहूँ उसे तुम राज में रखोगी। मैं वादा करती हूँ, अपने मुल्क और कौम की भलाई चाहने वाले के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। तो फिर सुनो, जर्नल तुमसे फ्रॉड कर रहा है। उसने दिखावे के लिए ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को कैद कर लिया है। ये पांचों हमारे मुल्क के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। इन गद्दारों को फ़ौरन गोली मारना चाहिए, लेकिन वो किसी मकसद के लिए उन्हें काल कोठरी में ज़िंदगी दे रहा है। मरीना कायल होकर बोली, तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। वो पांचों गद्दार हमारे मुल्क के तमाम राज दूसरे ममालिक तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें फ़ौरन गोली मार देना चाहिए। सुपर मास्टर ने कहा, जनरल आला हुकाम से कह रहा था, उन पांचों के दिमागों को तनवीमी अमल के जरिए एक टेलीपैथी जानने वाले की मुट्ठी में रखा जाएगा। वह जनरल का ही एक खास टेलीपैथी जानने वाला है। वह शख्स उन्हें अपने काबू में रखा करेगा। उन्हें काल कोठरी से इस शर्त पर निकाला जाएगा कि वो पांचों तुम्हें तलाश करके कत्ल कर दें और तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करें। जब वो ये कारनामा अंजाम देंगे तो उन्हें दोबारा ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स बना दिया जाएगा, लेकिन जनरल अपने खास ख्याल ख्वानी करने वालों के जरिए उन पांचों को हमेशा अपने काबू में रखेगा। वो बोली, बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। मुझे खुशी है सुपर मास्टर कि तुम सही मायनों में मुहिब्बे वतन हो और मेरा साथ दे रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अपने एक टेलीपैथी जानने वाले से कहो वो मेरे मुलाजिम के दिमाग में आता जाता रहे। जैसे ही वो पांचों गद्दार रहा किए जाएंगे, मैं तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले के जरिए तुम्हें खतरे से आगाह कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर मास्टर। मेरा एक आदमी तुम्हारे मुलाजिम के दिमाग में आता जाता रहेगा। वो सुपर मास्टर की दोस्ती से किसी हद तक मुतमईन होकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अपनी चेयर से उठकर दरवाजे पर आई, फिर बालकनी में आकर देखा पारस घोड़े पर सवार था और उसे दूर सड़क पर दौड़ाता जा रहा था। जब वो किसी मामले में मसरूफ़ नहीं रहता था तो इसी तरह घुड़सवारी करता था। कई मील की दौड़ लगाता था और अपने उस्ताद मास्टर रॉकी की हदायत के मुताबिक हमेशा चाको चौबंद रहता था। वह जब तक घोड़े पर सवार जाता नजर आता रहा, मरीना मोहब्बत से उसे देखती रही। फिर वो नज़रों से ओझल हो गया तो वह मुस्कुराती हुई कमरे में वापस आई। फिर पलंग पर आकर उसके मुलायम गद्दे पर चारों शाने चित गिर पड़ी। उसके हवास पर वो छाया हुआ था। पास नहीं था मगर उसे जकड़े हुए था। वो नाग नहीं था पर जहरीला था। वो नागिन नहीं थी पर जहर चूस लेती थी और दिन रात अजब बेखुदी के आलम में रहती थी। अब तो कभी कभी डरने लगी थी कि वो कभी जुदा होगा तो उसके बगैर कैसे जिएगी। पहले वो गैर महसूस तौर पर उसकी तरफ खींची जाती थी और अब उसकी आदी हो रही थी। वो हर सांस के साथ उसके अंदर आता था और हर सांस के साथ बाहर जाता था। फिर वो जल्दी से सांस लेती थी कि दम बाहर न रहे, वो दम बदम अंदर ही रहे। जिंदगी के अमली मैदान में जागता हुआ जहन रखने वाली उसकी याद में आंखें बंद कर लेती थी। इस वक्त भी आंखें बंद की अपने मर्द को सोचती रही। फिर उसने चौंक कर आंखें खोल दी, घड़ी की तरफ देखा। उसके ख्यालों में गुम होकर पता नहीं चलता था कि कितना वक्त गुजर गया।
वो उठकर बैठ गई। कैनी पॉल, मिकी मैथ्यू और वार्नर हैग वगैरह जितने टेलीपैथी जानने वाले अगवा किए गए थे वह सब उसे वापस मिल गए थे। वो उनके दिमागों में जाने लगी थी। कैनी पॉल और मिकी मैथ्यू को अपने मुल्क में बुला लिया था। वार्नर हैग जजीरा पटोया में था। मरीना ने उसके दिमाग में आकर उसे मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि वो इस हकीकत से बेखबर था कि किसी तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है और मरीना जो की सोच के लहजे में उसके अंदर आने लगी है। उसके दिमाग में आते ही पता चला कि वो एक मुसलमान लड़की हमायला के इश्क में गिरफ्तार है और यह इश्क वार्नर और हमायला के लिए इतना संजीदा और इतना गहरा था कि एक ज़बरदस्त मसला बन गया था। हमायला अपना मजहब छोड़ नहीं सकती थी और वार्नर को भी अपने मजहब से लगाव था। इन्हीं मजबूरियों के पेश नज़र वो शादी नहीं कर सकते थे, बस दूर ही दूर से मोहब्बत करते थे। मरीना ने बड़ी हैरानी से सोचा, दोनों भरपूर जवान हैं, फिर एक दूसरे के सामने आकर दूर कैसे रहते हैं? मैं तो पारस से दूर न रह सकी, हमायला कैसे जज्बों की रोकथाम कर लेती है? उसने वार्नर की सोच में कहा, मुझे कम अज़ कम हमायला का हाथ पकड़ना चाहिए, मैं ऐसा क्यों नहीं करता? वार्नर की मस्बत सोच ने कहा, वो बहुत हया वाली है। एक दो शीज़ा की हया से मोहब्बत का हुस्न कायम रहता है। जो बीवी बनकर बच्चों की माँ बनकर भी अपने मर्द की तन्हाई में शर्माए, ऐसी लड़कियां नसीब वालों को मिलती हैं, वरना सारी दुनिया में गुनाहों का बाजार इतना गर्म है कि हया नाबूद होती दिखाई देती है। वार्नर के ख्यालात पढ़कर मरीना को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। क्या मुझ में हया नहीं है? क्या मैं पारस के सामने बेहया हो चुकी हूँ? और वो मुसलमान लड़की ऐसी शर्म वाली है कि वार्नर को हाथ पकड़ने भी नहीं देती। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पारस की मोहब्बत में बेकीमत हो गई है। उसे हमायला की तरह अपनी कीमत को बढ़ाते रहना चाहिए था। वह झुंझलाकर वार्नर के दिमाग में आई, फिर उसकी सोच में बोली, मर्द वही है जो औरत की हया को जीत ले। मैं क्यों ख्वामखा हमायला की शर्मीली तबीयत को अहमियत दे रहा हूँ? अगर वो एक बार मेरी तन्हाई में आ जाए तो फिर मेरी दीवानी बनकर अपने मजहब से फिर जाएगी, ईसाईयत कबूल कर लेगी, यूं हमारी शादी हो जाएगी। वो परेशान होकर बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जब मैं अपनी हमायला को उसकी पाकीज़गी से अलग नहीं करना चाहता तो उसे उसके मजहब से क्यों अलग करने की बात सोच रहा हूँ? नहीं, मोहब्बत ऐसी खुदगर्ज नहीं होती। क्या मेरे दिमाग में शैतान घुस आया है? वो उसके दिमाग से निकल आई। इजी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। ये बात इज़्तिराब बढ़ा रही थी कि जब वो एक मुसलमान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है तो हमायला एक ईसाई के करीब आने से क्यों कतराती है? एक की पारसाई दूसरी के लिए गाली बन गई थी। घोड़े के टापों की आवाज़ें आ रही थीं। पारस वापस आ गया था। बाहर घोड़ा ही नहीं ना रहा था। वो बेचैनी से टहलने लगी। कहाँ तो वो पारस की आहट या आवाज़ सुनते ही दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज उसके आते ही मुंह फेर के खड़ी हो गई। वो कमरे में आया, फिर इजी चेयर पर बैठकर पैरों से राइडिंग शूज़ उतारते हुए बोला, क्या बात है, मुंह फेर के कुछ कहना चाहती हो? वो पलट कर बोली, मैं आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ, याद है तुम्हारी सुल्ताना आंटी ने मुझे कहा था कि तुम मुझे बीवी बनाने से पहले मुसलमान बनाना चाहते हो। क्या ये झूठ है? बात पुरानी हो चुकी है, ये तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? ये मेरी बात का जवाब नहीं। तुम्हारी बात का जवाब पहले दे चुका हूँ। पहले हमारी शादी तुम्हारे मज़हब के मुताबिक होगी, फिर मेरे मज़हब के मुताबिक निकाह पढ़ाया जाएगा और निकाह से पहले तुम कलमा तौहीद पढ़ोगी। मैं नहीं पढ़ूंगी। ये तो मैं देख रहा हूँ, कलमा नहीं पढ़ना चाहती हो, इसलिए अभी तक हमारा निकाह नहीं हुआ है। तो फिर किस रिश्ते से मेरे साथ रहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ? कैसी उल्टी बातें कर रही हो? मुझे मेरे अंकल किंग फर्नांडो ने ये बंगला रहने को दिया है। तुम मेरे साथ रहती हो। फरहाद अली तैमूर की फैमिली में ऐसा कोई बेगैरत नहीं है जो अपनी होने वाली बीवी के घर में जाकर रहे। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं हूँ। तुम कह रही हो तो ये सच होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। आखिर बात क्या है? तुम्हारे तेवर क्यों बदल गए हैं? तुम मुसलमान लोग खुदगर्ज होते हो। गुस्सा थूक दो फिर बोलो। मैं गुस्से में नहीं बोल रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। तुम लोग गैर मज़हब लड़कियाँ ले आते हो और अपने मज़हब की लड़कियों को दूसरे मज़हब में जाने नहीं देते। सुनो मरीना, दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो कट्टर मजहबी होते हैं जिनसे दुनिया की कोई ताकत उनका ईमान नहीं छीन सकती। दूसरे वो होते हैं जो मज़हब और कवानीन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमारी दुनिया में कितने ही लोग आए दिन अपना मज़हब बदलते रहते हैं। इनमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सभी होते हैं। हमने कभी किसी का गिरेबान पकड़कर उसे मलामत नहीं की। कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये तो सीधी सी बात है, जो अपना वतन बदलता है, अपनी ज़ुबान बदलता है, उसे खुदा बदलते देर नहीं लगती। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वार्नर अपना वतन छोड़कर एक जजीरे में चला गया है तो क्या वो मुसलमान लड़की की खातिर अपनी ज़ुबान और अपना मज़हब बदल देगा? भाई, तुम किस वार्नर की बातें कर रही हो? वो ही जो जजीरा पटोया में है। एक मुसलमान लड़की हमायला उसे मोहब्बत करती है मगर अपना हाथ पकड़ने नहीं देती। क्या मैं उसका हाथ पकड़ा दूँ? ज़रूर ऐसा करना चाहिए। मैं ऐसा ही होकर तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। हमायला को भी अपने ईसाई महबूब के लिए यही सब कुछ करना चाहिए। प्लीज़ एक मिनट, क्या मैंने तुम्हें जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा? कभी नहीं कहा। तुम फिर अपनी मर्ज़ी से मेरी तन्हाई में आती हो या मैं जबरन तुम्हें खींच कर लाता हूँ? मैं अपनी मर्ज़ी से आती हूँ। तो फिर हमायला को भी उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दो। बात समझ में आने वाली थी मगर वो गुस्से में टहलने लगी।
फिर पारस के पास बैठकर बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम में ये बुनियादी शराइत हैं कि एक खुदा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर दिल से कलमा पढ़ा जाए। चलो मैं दिल से कलमा पढ़ लूँगी। तुम पापा से कहो मेरे बदले में हमाइला को ईसाईयत कबूल करने की हदायत करें। सॉरी मरीना, मैं तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए एक मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम नहीं बनने दूंगा। तो फिर साबित हो गया कि मुसलमान खुदगर्ज होते हैं। अक्ल से समझो, हम बाहर से कोई चीज़ लाकर घर का हुस्न बढ़ाते हैं, मगर घर का हुस्न बाहर फेंक कर अपने घर को नहीं उजाड़ते। ऐसा कोई नहीं करता। मैं समझ रहा हूं कि हमाइला की पारसाई के बायस तुम्हारी नाक को ठेस पहुंच रही है। तुम इस बात को यूं समझो कि यह मामला सिर्फ एक मुसलमान लड़की का नहीं है, यहूदी और ईसाई लड़कियां भी पारसा होती हैं। या फिर यूं समझो कि हमाइला की नज़रों में मजहब अव्वल और मोहब्बत सानवी है। तुम्हारी नज़रों में मोहब्बत इतनी ज़्यादा अहम है कि तुम हर दीवार गिरा कर मेरे पास आ गई हो। तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा को हमाइला नहीं छू सकेगी। पारस की आखिरी फिक्रे ने उसे किसी हद तक मुतमईन किया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अंगारे दहक रहे थे। वो दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारे साथ बहस करते हुए भूल ही गई कि ज़रूरी ख्यालख्वानी करनी है। उसने दूसरे कमरे में जाकर पारस को नज़र भर के देखा, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। एक सोफे पर आकर बैठते हुए दिल ही दिल में बोली, हमाइला कैसे दूर रहेगी? उसे अपने महबूब की तन्हाइयों को आबाद करना चाहिए। मैं उसे मजबूर करूंगी। उसने वार्नर के दिमाग में पहुंचकर उसके अंदर हमाइला के लिए बेचैनी पैदा की, ताकि वह हमाइला से मुलाकात करे, उससे बातें करे। इस तरह वह हमाइला की आवाज़ और लहजा सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाए, फिर उसके अंदर रहकर औरत के जज्बात को बेलगाम करे। इसके बाद हमाइला किसी हिचकिचाहट और हया के बगैर वार्नर की आगोश में चली जाए। दूसरी तरफ पारस ने टॉयलेट में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर जेब से एक नन्हा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट किया। राब्ता कायम होने पर उसने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अम्मी मैं हूँ आपका बेटा पारस। पारस पहले लैला को आंटी कहता था। जब लैला ने फराक दिली से सोनिया को सही मायनों में और अच्छे अंदाज में सौकन तस्लीम कर लिया, तो उसने लैला से कहा, आज से मैं आपको आंटी नहीं बल्कि पाकिस्तानी ज़ुबान में अम्मी कहा करूँगा। बहरहाल उसने लैला को हमाइला के मुतालिक थोड़ी तफसील बताई, फिर कहा, मरीना अपनी इंसल्ट महसूस कर रही है। आइंदा वो हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे वार्नर की तन्हाई में पहुंचा देगी। आपसे गुजारिश है कि हमाइला को उसकी हया की हदूद से बाहर न जाने दें। लैला ने कहा, इत्मीनान रखो बेटे, यहाँ मसला मज़हब का नहीं जबर का है। मरीना जबरन हमाइला को मज़हब तब्दील करने पर माइल करेगी तो मैं उसे नाकाम बना दूंगी। पारस ने कहा, अम्मी मरीना बहुत अच्छी है, बस इतनी सी बात है कि हमाइला की हया से मरीना की हया को या अना को ठेस पहुंची है। मैं समझती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। ये कहकर लैला ने जोजो के लहजे को इख्तियार किया, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए वार्नर हैक के दिमाग में पहुंच गई। वहाँ मरीना पहले से मौजूद थी। वार्नर के अंदर हमाइला के लिए जज्बात भड़का रही थी और ये तरगीब दे रही थी कि वह हमाइला से मुलाकात करे और उससे बातें करे, ताकि वह हमाइला की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंचे और उस हया वाली को वार्नर की आगोश में जाने पर मजबूर कर दे। चूंकि वार्नर तनवीमी अमल के जरिए मामूल बना हुआ था, इसलिए बेख्तियार अपनी रहायशगाह से निकलकर बाहर आ गया। हमाइला उसके पड़ोस में थी। वार्नर ने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया कि वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है और अपने वार्नर के मुतालिक मोहब्बत से सोच रही है। इस वक्त बड़ा अजीब राब्ता था। मरीना और लैला वार्नर के दिमाग में थी और वार्नर हमाइला के दिमाग में था। मरीना अपनी चाल चलना चाहती थी और लैला उसकी चालों को तोड़ करने को तैयार थी। वार्नर हमाइला के ख्यालात पढ़ रहा था। इस तरह वार्नर के जरिए मरीना और लैला उसके दिमाग से निकलकर हमाइला के दिमाग में पहुंच गई थी। हमाइला की सोच बता रही थी कि उसका बाप अपनी दुकान में है, वो घर में अकेली थी और वार्नर के लिए करवट करवट तड़प रही है। ये सोच पड़ते ही वार्नर उसके घर में आ गया, फिर उसकी ख्वाबगाह में पहुंच गया। वो उसे देखते ही चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी। शर्माने वाली लड़कियां अपनी तन्हाई में अपने मर्द के मुतल्लिक ख्वाह कैसी ही खट्टी मीठी बातें सोच लें, लेकिन अपने मर्द के सामने होश में आ जाती हैं, ख्यालात की दुनिया से निकल जाती हैं। फिर अपनी पारसाई को बरकरार रखने के लिए ज़रा फासला रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। हमाइला ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? वार्नर ने मरीना की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूंगा। हमाइला ने खुश होकर पूछा, क्या तुम मेरी खातिर मुसलमान हो जाओगे? ये बात मरीना को मंजूर नहीं थी। वह हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी जुबान से बोली, मेरे वार्नर, मज़हब की कोई अहमियत नहीं है, तुम इस्लाम कबूल ना करो, आओ मुझे कबूल कर लो। लैला समझ गई कि हमाइला की जुबान से मरीना बोल रही है। वह वार्नर की जुबान से बोली, नहीं हमाइला, ऐसा ना कहो, हमें एक दूसरे को कबूल करने से पहले मज़हब का मसला हल करना चाहिए। मरीना एक वक्त में किसी एक के ही दिमाग में रह सकती थी। वो हमाइला को वार्नर की आगोश में पहुंचाने आई थी। जब उसने देखा कि वार्नर मज़हब का मसला पेश कर रहा है, तो वह हमाइला को छोड़कर उसके दिमाग में आई। फिर उसकी ज़ुबान से बोली, मेरी जान हमाइला, मज़हब कोई मसला नहीं है, इसके मुतालिक हम बाद में बहस करेंगे, अभी मेरी आगोश में आ जाओ। लैला इतनी देर में हमाइला के अंदर पहुंच गई थी। उसकी ज़ुबान से बोली, वार्नर तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी पारसाई की कदर करते थे और आज खुद ही मुझे अपनी आगोश में बुला रहे हो।
मरीना उलझन में पड़ गई। वो तन्हा दोनों को एक दूसरे की आगोश में नहीं पहुंचा सकती थी। वो जूडी नॉर्मन के पास आई, फिर बोली, मैं तुम्हें एक लड़की के दिमाग में पहुंचाऊंगी। वो लड़की वार्नर हैग के सामने है। तुम उसे वार्नर की आगोश में जाने पर मजबूर करो। वो उसे हमाइला के दिमाग में ले गई, फिर खुद वार्नर के दिमाग में आई। इस वक्त वार्नर कह रहा था, मुआफ़ कर दो हमाइला, ना जाने में कैसे जज्बात में बह गया, बेख्तियार तुम्हारे कमरे में चला आया। वो बोली, कोई बात नहीं, चलो हम बाहर चलती हैं, बाहर दुनिया वालों के सामने बहकने से बचे रहेंगे। वो उसके साथ बाहर जाने के लिए करीब आई, लेकिन अचानक ही उससे लिपट गई। वार्नर ने एतराज़ नहीं किया क्योंकि मरीना उसके अंदर थी। लैला ने फ़ौरन ही हमाइला को अलग किया। जूडी नॉर्मन ने उसे दोबारा वार्नर के बाजू में जाने पर मजबूर किया, लेकिन लैला ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वार्नर ने पूछा, मेरी हमाइला, तुम मुझसे दूर क्यों हो गई? लैला उसे दौड़ाती हुई घर से बाहर ले गई। मरीना ने जूडी के पास आकर पूछा, तुम इसे काबू क्यों नहीं करते हो? वो बोला, हमाइला का दिमाग अचानक पत्थर का हो गया है, मेरी सोच की लहरें असर नहीं कर रही हैं। मरीना ये सुनकर हमाइला के अंदर आई। उसकी सोच में बोली, मुझे घर के अंदर वार्नर को ले जाना चाहिए। फिर उसने हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा। पता चला उसका दिमाग काबू में नहीं आ रहा है। उसे शुबा हुआ कि किसी और ने उस पर कब्जा जमाया हुआ है। उसने पूछा, यहाँ और कौन है? उसे जवाब नहीं मिला। उसने दूसरी बार यही सवाल किया। जब कोई जवाब न मिला तो वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में आई जहाँ पारस को तन्हा छोड़कर गई थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को तक रहा था। वो पास आकर बोली, कैसे अनजान बन रहे हो? मैं तुम्हारी चालाकी समझ रही हूँ। वो उठकर बैठते हुए हैरानी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने किसी को हमाइला के दिमाग में पहुंचा दिया है। मैंने किसी को हमाइला के पास नहीं पहुंचाया है। वहां पहले से कोई मौजूद हो सकता है। वैसे मामला क्या है? वो पहले वार्नर की तरफ माइल हो रही थी, फिर अचानक ही उसकी आगोश से दूर हो गई। ये तो तुम पहले ही कह रही थी कि वो हया वाली है। अगर वार्नर से दूर हो गई है तो मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? तुमने किसी से कहा है कि हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमाया जाए? मरीना, तुम्हारी बातों से पता चलता है तुम हमाइला को टेलीपैथी के जरिए जबरन वार्नर की आगोश में ले जा रही थी, और इस मकसद में तुम्हें नाकामी हुई है। हाँ, मगर कब तक नाकामी होगी? मैं ऐसे वक्त हमाइला के पास जाऊंगी, ऐसे वक्त जाऊंगी, मगर नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम काबिल एतमाद नहीं रहे। तुम्हें एहसास है कि एक गलत काम करना चाहती हो। अगर वो गलत है तो हमारे ताल्लुकात भी गलत हैं। दिल से कायम किए हुए ताल्लुकात गलत नहीं होते। हमाइला, जो बात दिल से नहीं मानती उसे तुम जबरन क्यों मनवा रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो लड़की अपनी पारसाई से मेरी इंसल्ट कर रही है। दुनिया में जितनी लड़कियां पारस हैं, क्या वो सब तुम्हारी इंसल्ट कर रही हैं? क्या तुम सब पर जबर करोगी? अगर सब पर जबर नहीं कर सकती तो फिर हमाइला के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या इसलिए कि वो मुसलमान है? तुम कितनी मुसलमान लड़कियों को गैर मुस्लिमों की तरफ जबरन माइल करोगी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अभी तुमने कहा है कि मैं काबिल एतमाद नहीं रहा, लेकिन तुम मेरे पापा और दूसरे बुजुर्गों के एतमाद को ठेस पहुंचा रही हो। तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे हवाले किया गया है ताकि तुम नेक मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारा पहले ही मकसद गलत हो रहा है। वो सोच में पड़ गई, फिर बोली, ठीक कहते हो। जिस मामले का ताल्लुक जज्बात से होता है वहाँ इंसान से गलतियाँ होती हैं। मैंने अपनी तौहीन के मुतालिक सोचा और ये भूल गई कि पापा मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मेरी सरकत का पता चलेगा तो उन्हें दुख होगा, फिर हमारी मोहब्बत और दोस्ती मशकूक हो जाएगी। उसने करीब आकर पारस के सीने पर सर रख दिया। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी थी कि अपनी खामियों को समझ लेती थी और गलतियों को तस्लीम कर लेती थी। उसने थोड़ी देर बाद सलमान को मुखातिब किया और कहा, अंकल, नया सुपर मास्टर मेरा हमायती है। उसने बताया कि जर्नल दोहरी चालें चल रहे। उसने ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को बज़ाहिर गिरफ्तार किया, लेकिन जल्दी उन्हें काल कोठरी से बाहर निकालने वाला है ताकि वो पांचों मुझे ढूंढ निकालें। यह खुशी की बात है कि नया सुपर मास्टर तुम्हारी हमायत कर रहे। तुम बहुत ज़हीन हो, इस बात पर गौर करो कि सुपर मास्टर को जर्नल की प्लानिंग कैसे मालूम हुई। अंकल, सुपर मास्टर वसीज़ राय का मालिक होता है। बेटी, मैं भी सुपर मास्टर रह चुका हूँ और ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जर्नल अपने राज और अहम फौजी मामलात सुपर मास्टर को नहीं बताता, क्योंकि सुपर मास्टर ओहदे में जर्नल से कमतर होता है। मरीना ने कहा, जब भी उन पांचों को रिहा किया जाएगा तो सुपर मास्टर मुझे इतला देगा। अगर उसकी इतला दुरुस्त होगी तो साबित हो जाएगा कि सुपर मास्टर भी दुरुस्त है। खुदा करे ऐसा ही हो। मरीना, तुम्हारी असल खुशी ये है कि सुपर मास्टर तुम्हारी तरह मुहिब वतन है, लेकिन तुम्हें इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि उसे जर्नल की प्लानिंग कैसे मालूम होती है। एक बात पर वो हमेशा अमल करते हैं कि सुपर मास्टर नाअहल हो तो उसे गोली मार देते हैं ताकि उसके ज़रिए मुल्क के अहम राज दूसरों तक ना पहुँचें। वो पांचों अहम राजों से वाकिफ़ है। फिर जनरल ने उन्हें जिंदा क्यों रखा है? फिर उन्हें सिर्फ इसलिए क्यों रिहा करेगा कि वो तुम्हें तलाश करें? क्या उनकी रिहाई के बाद ये अंदेशा नहीं रहेगा कि ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स बहुत बड़े ओहदों से नीचे गिरा दिए जाने के बाद दुश्मनों की गोद में चले जाएंगे? ओ गॉड, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा था। जनरल अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत करता है। वो पांचों को काल कोठरी से निकालने की हमाकत नहीं करेगा।
सलमान ने कहा, और अगर ऐसा करे तो इसके पीछे कोई गहरी चाल होगी। अंकल, मैं इस पहलू पर मजीद गौर करने के बाद आपसे रब्ता करूंगी। सो फार अंकल। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। फिर सुपर मास्टर के मुलाजिम के दिमाग में आई। उसके ख्यालात से पता चला कि सुपर मास्टर उसे एक अहम इतला देना चाहता है। मुलाजिम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने मालिक से फ़ोन पर रब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। वो मुलाजिम की ज़ुबान से बोली, मैं मरीना बोल रही हूँ, फ़ोन रख दो, मैं आ रहा हूँ। मुलाजिम ने फ़ोन रख दिया। मरीना उसका इंतज़ार करते हुए सोचने लगी। जनरल बहुत चालाक है। उसके जासूस सुपर मास्टर की फ़ोन कॉलें डिटेक्ट करते होंगे। पिछली बार भी सुपर मास्टर से फ़ोन पर रब्ता हुआ था। इस बार भी उसने साफ तौर पर कहा था, मैं मरीना बोल रही हूँ। क्या इस राब्ते की खबर जनरल को नहीं होगी? वो परेशान हो गई। उसे किसी साजिश की बू महसूस होने लगी थी। पारस ने उसे देखकर पूछा, क्या परेशानी है? उसने नए सुपर मास्टर के मुताल्लिक उसे बताया। पारस ने कहा, हमारे अंकल सलमान सुपर मास्टर रह चुके हैं, उनसे पूछ लो फ़ोन डिटेक्ट होते हैं या नहीं। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सलमान से पूछा। वो बोला, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तमाम आला हुक्काम और दूसरे आला ओहदेदारान के फ़ोन सुनते हैं। अगर दोबारा तुमने सुपर मास्टर से फ़ोन पर रब्ता किया है तो यकीन कर लो कि तुम दोनों की गुफ्तगू का टेप जनरल के पास पहुंच गया है। वो पारस के पास हाजिर होकर बोली, शुबा यकीन में बदलता जा रहा है, मैं मुकम्मल यकीन करना चाहती हूँ। मरीना, तुम्हारी जहानत को क्या हो गया है? जाओ और अभी मुलाजिम के जरिए सुपर मास्टर को ज़ख्मी करो, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर सच और झूठ मालूम कर लो। हाँ, इस तरह मालूम कर सकती हूँ, लेकिन उसे ज़ख्मी करना मुनासिब नहीं है। अगर वो मुझसे कोई चाल चल रहा है तो मैं उसे खुशफहमी में मुब्तला रखूँगी। वह मुलाजिम के दिमाग में आई। सुपर मास्टर अपने घर पहुँच गया। मुलाजिम से पूछ रहा था, मरीना तुम मौजूद हो? तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। वो बोला, मेरा एक बचपन का दोस्त मिलिट्री इंटेलिजेंस में चीफ है। उसने बताया है कि ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स आज आधी रात को रिहा किए जाएंगे। वो काल कोठरी कहाँ है? फौजी हेडक्वार्टर में है। वो रिहा होकर कहाँ जाएंगे? ये मुझे मालूम नहीं है। ये मालूम है कि वो 5 अलग अलग गाड़ी में हेडक्वार्टर से बाहर निकलेंगे और मुख्तलिफ खुफिया रिहाइशगाहों की तरफ जाएंगे। मरीना ने कहा, यह मालूमात बहुत हैं। मेरे 5 टेलीपैथी जाने वाले उन 5 का ताक़ुब करेंगे। मरीना, खूब सोच समझ कर कदम उठाओ। अगर वो 5 तुम्हारे ताक़ुब करने वालों की नज़रों से ओझल हो जाएंगे तो फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। तुम अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करके उन्हें मार डालो, वरना जर्नल की पुश्त पनाही से ये लोग तुम्हारे लिए बेहद ख़तरनाक हो जाएंगे। मैं अच्छी तरह समझती हूँ आइंदा वो 5 मेरी नज़रों में रहेंगे, और जब वो मेरी नज़रों में आएंगे मैं तुम्हारी दोस्ती की कायल हो जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी। वो खामोश हो गई। मुलाजिम के जरिए सुपर मास्टर को देखने लगी। वो अपनी रिहाइशगाह के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा था। मुलाजिम की सोच ने बताया कि साहब का एक प्राइवेट कमरा है जहाँ बड़े साइज़ के ट्रांसमीटर, टीवी और कंप्यूटर्स हैं। वहाँ खुफिया फाइलें और अहम दस्तावेज़ात हैं। सुपर मास्टर उसे हमेशा लॉक रखता था और कभी कभी अपनी मौजूदगी में मुलाजिम से कमरे की सफाई कराता था। मरीना बदस्तूर खामोश रहकर दूसरी मालूमात हासिल करती रही। फिर उसी रात खाने के दौरान खाने की चीज़ में साबी कमज़ोरी की दवा हल करा दी। वह सरकारी मुलाजिम सुपर मास्टर का बहुत वफादार था, लेकिन बेचारे को पता न चला कि वह अपने मालिक के खिलाफ क्या करता चला गया। सुपर मास्टर ने खाने के दौरान थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस की और सोचा कि आज थोड़ा ही खाकर सो जाए, लेकिन खाना लजीज था। वो खाता चला गया। फिर मेज़ से उठते हुए मुलाजिम से बोला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फ़ोन आए तो अटेंड कर लेना, मैं सोने जा रहा हूँ। वो अपने बेडरूम में आ गया। दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन मरीना आ गई। उसने पूछा, हेलो सुपर मास्टर, मुझे अपने दिमाग में खुशामदीद नहीं कहोगे? वो घबरा कर बोला, तुम आई हो? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा मुलाजिम बहुत वफादार है, मगर टेलीपैथी ने इसकी खोपड़ी घुमा दी। हाँ, मैं खाने के बाद कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहा था। सोचा था शायद ज़्यादा थकन के बायस ऐसा हो रहा है, मगर तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ इतना मालूम करने आई हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या अच्छा किया है। अगर तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हो तो फिर मैं हमेशा तुम्हें दोस्त समझती रहूँगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश। कसम खाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे दिमाग के चोर दरवाजे से चोर ख्यालात मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इसी तरह बिस्तर पर खामोश पड़े रहो, वरना दिमागी जलजला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसने अपने होंठों को सख्ती से बंद कर लिया। मरीना ने पूरी तरह उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसकी आंखें बंद करा दी। उसकी सोच बता रही थी कि दिमाग को ज़रा ढील दी जाए। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जो कुछ बोलना चाहता था वो पहले उसका दिमाग मरीना को बता रहा था। रफ्ता रफ्ता वो सोने लगा। मरीना ने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। उस पर तनमीमी अमल करने लगी। अमल करने के दौरान वो अपना बचाव न कर सका। एक तो कमज़ोर हो गया था, दूसरे गहरी नींद में था। गहरी नींद में रहने वालों को सिर्फ टेलीपैथी जानने वाला ही अपना मामूल बना सकती हैं। कोई आम सा आमिल ऐसा नहीं कर सकता। बहरहाल वो पूरी तरह मामूल बन गया।
मरीना ने सवाल किया, जनरल से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? उसकी आंखें बंद थी जवाब देते वक्त, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। वो कह रहा था, जनरल से ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो तन्हाई में अहम राजदाराना मामलात पर गुफ्तगू करता है। मेरे मामले में क्या गुफ्तगू होती है? वो तुम्हारी तरफ से अंदेशों में घिरा हुआ है। अंदेशों की नौयत क्या है? वो समझता है तुम फरहाद अली तैमूर की चालों में आ गई हो। वो चारे के तौर पर टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे हवाले कर रहा है। अच्छी तरह तुम्हारा एतमाद हासिल करने के बाद वो तुम्हारे जरिए हमारे मुल्क और हमारी कौम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। मेरे मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जनरल के सामने ख्याल जाहिर किया है कि जवान लड़की उस मर्द से ज़रूर मुतासिर होती है जो उस पर अपनी मर्दानगी से असरअंदाज होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किस मर्द से मुतासिर हूँ? मुझे यकीन है कि तुम फरहाद के दोनों बेटों में से किसी एक पर मर मिटी हो। तुम और जनरल किस तरह मुझे फरहाद की फैमिली से जुदा करना चाहते हो? जनरल लैला को ट्रैप करने वाला है। जिस तरह फरहाद तुम्हें सब्ज बाग दिखा रहे, उसी तरह जनरल लैला को सब्ज बाग दिखाएगा। तुमने इस मंसूबे के सिलसिले में क्या राय दी है? ये जनरल का मामला है। वो अपने एक खास टेलीपैथी जानने वाले के जरिए कुछ भी कर सकता है। मैंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक जनरल से दरख्वास्त किया है कि वो ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को मौत की सज़ा ना दे, उन्हें रिहा कर दे, लेकिन रिहाई से पहले अपने खास टेलीपैथी जानने वाले के जरिए उन पर तनवीमी अमल कराए, ताकि रिहाई के बाद मालूम होता रहे कि वो पांचों कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वो पांचों मुझे तलाश करेंगे? नहीं, मेरी प्लानिंग के मुताबिक मैं उन पांचों तक तुम्हें पहुंचाऊंगा, तुम उन्हें कत्ल करोगी। इस तरह दो मकासद हासिल होंगे। एक तो जनरल के फैसले के मुताबिक वो मर जाएंगे, दूसरे तुम मुझ पर एतमाद करने लगोगी कि मैंने जनरल के पांचों चमचों को तुम्हारे हाथों हलाक कराया है और आइंदा भी तुम्हारे काम आता रहूंगा। इस तरह रफ्ता रफ्ता तुम्हारे अंदरूनी मामला तक पहुंचने की कोशिश करता रहूंगा। क्या वाकई आज रात 12 बजे उन पांचों को रिहा किया जाएगा? हाँ, मैंने जनरल को बताया है कि तुम्हारे कई टेलीपैथी जानने वाले फौजी हेडक्वार्टर के बाहर छुपे रहेंगे। जब वो पांचों हेडक्वार्टर से बाहर निकलेंगे तो उनका ताक़ुब करेंगे। यानी मेरे टेलीपैथी जानने वालों को शिकार करने के इंतजामात हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को छेड़ा नहीं जाएगा। दूर ही दूर से निगरानी की जाएगी, उनकी रिहाइश गाहें मालूम की जाएंगी, फिर उनकी नादानिस्तगी में तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जनरल के दूसरे मंसूबों के बारे में क्या जानते हो? मैं अपने मंसूबे बनाकर उसे कुरीदने की कोशिश करता हूँ कि वो भी मुझे अपने मंसूबे बताए, मगर वो बहुत गहरा है, अपनी अहम बातें जुबान पर नहीं लाता है। क्या तुम उसके खास ख्याल ख्वानी करने वाले को जानते हो? नहीं, मैंने सिर्फ उसका जिक्र सुना है। जनरल इतना मोहतात है कि उसका नाम भी किसी के सामने नहीं लेता। क्या ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा रहे हैं? टेलीपैथी जानने वालों का शोभा जनरल के हाथों में है, पता नहीं वो क्या कर रहे। तुम अपने खास सुराग रसानों के जरिए कुछ ना कुछ मालूम कर सकते हो। मुझे जो सुराग रसां दिए गए हैं वो सरकारी हैं। मेरी अक्ल कहती है तमाम सरकारी सुराग रसां मुझसे ज़्यादा जनरल के वफादार होंगे। मरीना ने तायद की, हाँ ऐसा हो सकता है। बहरहाल मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम आइंदा मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगे। मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करूँगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि सुबह बेदार होने के बाद ये भूल जाओगे कि ख्वाब की हालत में तुम पर तनवीमी अमल किया गया था। उसने वादा किया कि हुक्म की तामील करेगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। पारस ने कहा, रात के 11 बजने वाले हैं, तुम्हारे इंतजार में भूखा हूँ। वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ जाने लगी। पारस ने पूछा, खूब हंस रही हो? किसी कामयाबी की खुशी है? मैं कामयाबी पर ज्यादा खुश नहीं होती। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे लिए अभी तक भूखे हो। वो खाना लाकर मेज पर रखने लगी। पारस ने कहा, तुम खाओ, मैं 2-4 रोज फाके करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल होती रहे। वो खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। अपने हाथ से उसे खिलाते हुए बताने लगी कि उसने किस तरह सुपर मास्टर को ट्रैप किया है। वह तमाम बातें सुनकर बोला, तुम्हारी इतला के मुताबिक उन पांचों की रिहाई में 45 मिनट रह गए हैं और यहाँ तुम बहुत इत्मीनान से बैठी हो। मेरे इंतजामात मुकम्मल हैं। मेरे 4 टेलीपैथी जानने वाले 6 आलयकारों के दिमागों में हैं। वो आलयकार फौजी हेडक्वार्टर के करीब 11:15 बजे पहुंचेंगे और मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाले उन पांचों का ताक़ुब करेंगे। मैं भी उन आलयकारों के दिमागों में आती जाती रहूंगी और उनका ठिकाना मालूम करती रहूंगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ हाजिर होकर तुम्हारी आगोश में सो जाऊंगी। मेरे करीब रहकर तुम अकल से पैदल होती जा रही हो। वो चौंक कर बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आज तुम्हें मेरी आगोश में नहीं आना चाहिए। जनरल के उस खास टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना चाहिए। क्या तुमने कोई तदबीर सोची है? यही मैं पूछता हूँ, तुमने कोई तदबीर क्यों नहीं सोची? मैं मानती हूँ तुमने मुझे सोचने के काबिल नहीं छोड़ा है। दिल यही चाहता है कि दुश्मनों से फौरन निमट कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। ऐसी जल्दबाजी में बहुत सी बातें समझने को रह जाती हैं। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लूँगा कि मेरी वजह से तुम नाकारा होती जा रही हो। ये मोहब्बत तो ना हुई, दुश्मनी हो गई। सच कहती हो। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ और इस पहलू पर गौर करूँगी कि जो तदबीर तुम्हारे दिमाग में आई वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। इस सिलसिले में कुछ इशारा दोगे? हाँ, अपने शिकारों के जरिए शिकार कर सकती हो। इसमें शुबा नहीं कि वो बेहद ज़हीन थी। पारस की बात सुनते उसने दीदे फाड़ कर उसे देखा।
ज़रा देर सोचा, फिर पारस के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, माई गुडनेस, इतनी मामूली सी बात मैंने नहीं सोची और तुम्हारे गले लगने के लिए यहाँ हाजिर हो गई। पारस मुस्कुराने लगा। वो बोली, अगर मैं ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स में से किसी एक को दिमागी तौर पर कमज़ोर बना दूं और उसके दिमाग में जाती रहूं तो जनरल के खास ख्याल ख्वानी करने वाले की आवाज़ सुन लूंगी। वो पांचों को अपना मामूल समझकर उनके अंदर आता जाता होगा। फिर चुटकी बजाकर बोली, मैं जा रही हूँ। वो कुर्सी पर बैठकर दिमागी तौर पर वहाँ से गुम हो गई। जनरल के खास टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में फ़िलहाल पहुँचा नहीं जा सकता था, लेकिन यही क्या कम था कि मरीना उस शख्स की आवाज़ और लहजे से वाकिफ़ हो जाती।